टू मेडिकल। अब कोई भी चीज पैरेलल का मतलब क्या होता है, बराबर। तो मेडिकल की जितनी भी स्ट्रीम है वो हर चीज से आप लोग बराबर हो, किसी से पीछे नहीं, किसी से आगे नहीं, बिल्कुल बराबर हो, पैरेलल ऑफ मेडिकल फील्ड के में। तो आप अगर एक मेडिकल प्रोफेशन, इतने नोबल प्रोफेशन था, उस प्रोफेशन में इस तरह की चीजें अपनी एक्टिविटीज रखोगे, इतने छोटे नहीं हो जिसके मैं बार बार हर क्लास में आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज माइक म्यूट कर ले, आप प्लीज ये कर ले, तो ये अच्छी नहीं लगती। तो जो डिस्टर्बेंस एलिमेंट है डेफिनेटली रिमूव कर, अपने प्रोफेशन का कम से कम आप ख्याल रखें, आप किस प्रोफेशन से आपकी जो रिलेशन है, आपका जो एक रिश्ता बन गया, वो एक इतने अच्छे प्रोफेशन से, नोबल प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, पैरामेडिक तो यार इतने वर्ल्ड में इन्हें लोग जानते हैं, अच्छी इज्जत मिलती है, सब कुछ है। फिर आप अपनी प्रोफेशन को इस तरह से दिखाओगे तो क्या, आप यहाँ दिखा रहे हो तो डेफिनेटली हर जगह इस तरह तो ये अच्छे नहीं लगते ना। आप अपने प्रोफेशन को इस तरह से गंदे करोगे, कितना ये लगे, इतनी अच्छी प्रोफेशन है। और पैरामेडिक्स के बारे में मैं क्या बताऊं यार, इतने अच्छे होते हैं बहुत सारे। तो आप ऐसे करोगे तो बहुत ही इरिबल टाइप का लगेगा यार, फिर वो सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर से मैं आपको कह दूं कि हम लोग अब फ्रेश क्लास करते हैं। आमिर आप देखते रहना, जो डिस्टर्ब करें उसे हम कंटिन्यू क्लास जी करने सर। का भी करेंगे यहाँ पे। ओके ओके सर। हाँ, हम लोग अब फ्रेश, अब बिल्कुल फ्रेश हो जाए और फ्रेश टॉपिक, फ्रेश चीज को लेकर के हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो भी रिलेशन पढ़ेंगे, मूवमेंट ही पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपर लिम्ब की मूवमेंट पढ़े थे, आज की क्लास में हम लोग लोअर लिम्ब के मूवमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। लोअर लिम्ब के मूवमेंट को पढ़ेंगे। लोअर लिम्ब के मूवमेंट में भी हम इसकी सेम चीजें देखेंगे, लेकिन अब फ्लेक्शन पढ़ेंगे तो लोअर लिम्ब के फ्लेक्शन पढ़ेंगे, एक्सटेंशन पढ़ेंगे तो लोअर लिम्ब में एक्सटेंशन किसको बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग पढ़े, उससे पहले मैं हर क्लास से पहले एक बेसिक चीज मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि आपको बताता चलूं। तो यहाँ पे जब हम लोग पहली चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लेक्शन ऑफ थाई, जो आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको अंडरलाइन कर ले रहा हूँ। फ्लेक्शन ऑफ थाई, और उसके जस्ट नीचे दूसरा एक्सटेंशन ऑफ थाई, इस दोनों चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फ्लेक्शन ऑफ थाई किसको बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ थाई किसको बोलेंगे, हम लोग आ जाते हैं इमेज पे, ठीक है। इसके इमेज पे आ जाएंगे तो इजिली हम लोग उसको समझ पाएंगे। पहले हम यहाँ पे पढ़ दे रहे ताकि आपको फिर नोट्स मिले, तो आपको ये परेशानी नहीं कि क्या लिखा हुआ है सर, एक बार पढ़ देंगे तो आप खुद जब देखोगे आफ्टर क्लास तो आपको समझ में आएंगे। तो फ्लेक्शन ऑफ थाई बोलते हैं, व्हेन फ्रंट ऑफ द थाई, आपका जो थाई है आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल थाई ऊपर का जो पोर्शन, उस फ्रंट ऑफ थाई, जो फ्रंट मतलब कि सामने का पोर्शन है थाई का, कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑफ एब्डोमेन, आपके एब्डोमेन, तो एब्डोमेन से आपका जो फ्रंट ऑफ थाई है वो आकर के मिल जा रहा है, तो उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लेक्शन ऑफ थाई। तो हम लोग अब इमेज पे आ जाते हैं, जस्ट इमेज देख लेंगे, एक मिनट सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये जो पीडीएफ आप शो कर रही है ऑलरेडी हम लोग का शेयर हो चुका है ना इसका पेज, हाँ, ये या सारा लिखने का जरूरत है अभी? नहीं, ये आपको आफ्टर क्लास ही मैं दे दूंगा, और जो इमेज जो अच्छा अच्छा, दिखा चीजें मैं ऑलरेडी ये कल की क्लासेस में सेंड कर दिया था, ओके जो सर। नहीं सर, थैंक यू सर। भेजा था उसमें सेंड है, ये सारे फिगर आपको मिले हुए हैं। अदरवाइज जिसे नहीं मिलोगे फिर से आप बोल देना, मिल जाएंगे। तो हम लोग आए थे ये फ्लेक्शन, ये थोड़ा सा इधर एडिट नहीं हो पाया, तो ये फ्लेक्शन ऑफ थाई लिखा हुआ है, फ्लेक्शन है, थाई का फ्लेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे 2 पॉइंट है, रेड पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर आप सही से देख रहे होगे तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये क्या एब्डोमेन है इस पर्सन का, ये स्पॉटलाइट में ले ले रहा हूँ, ये स्पॉट मेरा जो रेड रेड मूव कर रहा होगा वो क्या है, इसका एब्डोमेन है, और उसका थाई, दोनों आपस में यहाँ पे क्या नजदीक आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि दोनों आपस में क्या आ रहा है, पास आ रहा है, ये दोनों के बीच की अगर ये देखें, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे बहुत सही से तो आप लोग को समझ में आ रहा होंगे चीजें, तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और फिगर को, अब आप लोग देखें कि जो थाई का आगे का पोर्शन और एब्डोमेन हो, दोनों में क्या लगा, बहुत नजदीक या बढ़ती चली जा रही है। तो ये मूवमेंट है, नी वाले मूवमेंट को मत देखिए, इस ज्वाइंट के मूवमेंट को देखिए। मैं आपको एक ये कर दे रहा हूँ, एक मिनट, मैं एक सर्कल से, येलो कलर के सर्कल से सर्कल कर, वो नी वाला पार्ट है, उसके मूवमेंट को नहीं देखना, वो किधर मूव कर रहा है अभी उसके बारे में हम नहीं पढ़ा रहे, हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं दूसरा जो ब्लू कलर से सर्कल में मैं कर रहा हूँ, इस
इस ज्वाइंट पे सॉरी, ये ब्लू वाला सर्कल जो इस ज्वाइंट पे जो मूव कर रहा है वो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस दोनों के बीच, जो ब्लू से मैं ले रहा हूँ बार बार एरो करके दोनों साइड में बता दिया हूँ, ये जो फ्रंट ऑफ थाई है और इसके बीच जो ये मूव किया, अब ये इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन ऑफ थाई। सिर्फ फ्लेक्शन नहीं, फ्लेक्शन ऑफ थाई बोलेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग इस चीज के बाद अब आते हैं एक्सटेंशन वाले डायग्राम पे। ठीक है, हम लोग, आप जूम नहीं कीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं जूम करूंगा नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूँ एक्सटेंशन वाली इमेज पे, आप पढ़ोगे फ्लेक्शन वाली इमेज पे, मैं पढ़ाऊंगा एक्सटेंशन वाली इमेज पे, आप देखोगे फ्लेक्शन वाले, तो आपका गलत कॉन्सेप्ट क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं जस्ट उसका अपोजिट है, जस्ट उसका अपोजिट है, जब आपका थाई मैक्सिमम एक्सटेंड कर रहा है, ये ऊपर था, अब आप देख रहे हो ये ऊपर से यहाँ से मैं एरो ले रहा हूँ, यहाँ से मूव होकर के यहाँ तक आया, मैक्सिमम आप पीछे जितना तक ले जा सकते हो, आप देख सकते हो मैक्सिमम जितना ले जा सकते हो, खुद भी देख लो, इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा आपका। इस दोनों के बीच में अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो तो ये एंगल जो बनता है वो 30 के डिग्री के बराबर का एंगल बनता है। यानी ये इमेजिनरी एक लाइन ले लो, ये रेड से मैं ले लिया, एक ये ले लो, इस दोनों के बीच की जो एंगल होती है, यानी कि आपसे अगर कोई पूछ रही थी एक्सटेंशन के, हेलो आमिर प्लीज रिमूव हर। ओके ओके, हम लोग जो ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों के बीच की जो एंगल है, जब एक्सचेंज करते हैं तो एक इमेजिनरी एंगल हम लेते हैं यहाँ पे, जब ये एक्चुअली जब हम थाई पढ़ेंगे, थाई के अंदर फीमर पढ़ेंगे और हिप बोन पढ़ेंगे, दोनों का जॉइंट के बीच ये एंगल बनता है। तो ये चीजें जब एक्सटेंड कर पाते हैं फिगर को, आप ये पोजीशन जो एक्सटेंशन का होता है, जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ थाई बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्सटेंशन ऑफ थाई एंड देन एक्सटेंशन फ्लेक्शन ऑफ थाई, ये दोनों कंप्लीट करने के बाद हम लोग नी के एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन पे आते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग नोट्स देख लेंगे, नोट पे आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ थाई, फ्लेक्शन ऑफ थाई के बाद आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो आपको ये दूसरा चीज है, फ्लेक्शन ऑफ नी एंड एक्सटेंशन ऑफ नी। मैं इसको सर्कल में ले रहा हूँ सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, ये सर फ्लेक्शन ऑफ थाई में 130 डिग्री ही बनाएगा, फ्लेक्शन ऑफ थाई में 130 डिग्री ही बनाएगा। अगर देखिए, 130 डिग्री से कम होता है तो अगर एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं इमेज ले रहा हूँ तो आपको थोड़ी सी ज्यादा आई थिंक चीजें समझ में आएंगी। तो चीजें देखिए, यहाँ पे क्या है कि 110 से 130 है, ये अप्रॉक्सिमेटली कि हर पर्सन का एग्जैक्ट 130 ओपन नहीं हो सकता है, ये तो समझ, इमेजनरी है ये चीज जो आप ले रहे हो। ये लाइन जो मैं यहाँ पे, जैसे ये लाइन में ड्रॉ अभी फिर से कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एडिट कर लूँ, ये रेड से ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, इस दोनों के बीच के एंगल को देखते हैं। ये आपकी बॉडी में कोई एक लाइन ड्रॉ नहीं, ये इमेजिनेशन करते हैं कि इसके बीच जब हम एंगल बनाते हैं तो ये एक लेग क्या होता है, स्टैंड होता है, उसके बीच और इसके बीच होगी, तो ये 110 to 130 है। एक ओवर मतलब कि मतलब कि एग्जैक्ट 130 नहीं कह सकते, 110 to 130 अप्रॉक्सिमेटली, किसी में 110 भी मिलेंगे, 120 मिलेंगे और 130, ये डिपेंड कर सकते हैं आपका रेंज, जो भी मे बी आपके इस रेंज की कोई भी वैल्यू मिल सकते, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो हम लोग नोट्स पे आ जाते हैं। हाँ, ये हम लोग आ जाते हैं, जस्ट आपको मैं बताया था फ्रैक्शन ऑफ नी एंड एक्सटेंशन ऑफ नी, ये वाला बॉक्स अंडर कर दे, इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। फ्लेक्शन ऑफ नी देन एक्सटेंशन ऑफ नी। फ्लेक्शन ऑफ नी क्या कहता है, नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोग व्हेन बैक ऑफ थाई, यानी कि अब फ्रंट ऑफ थाई की बात है, व्हेन बैक ऑफ थाई एंड बैक ऑफ द लेग, जो आपका थाई होता है वो थाई, लेग आपको ये चीज बहुत कॉमन वर्ड है, समझ में आ रहा होगा। कम इन अपोजिशन, जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में आते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्शन ऑफ नी। और एक्सटेंशन ऑफ नी किसको बोलते हैं, हम देख रहे थे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, व्हेन थाई एंड लेग आर इन द स्ट्रेट लाइन एज ए स्टैंडिंग, जब हम नॉर्मल है, जो एक्सटेंशन ऑफ नी है वो कोई खास पोजीशन नहीं, ये पोजीशन जैसे हम खड़े होते हैं, अब आपको मैं बता दूं कि जैसे हम खड़े होते हैं तो खड़े होने में क्या, नी ज्वाइंट जो होता है वो ना आगे मूव होता है ना पीछे, बल्कि स्ट्रेट होता है नी ज्वाइंट के बीच में कोई एंगल आप नहीं देखोगे एग्जैक्टली जो बनेगा, तो वो कोई खास नहीं होता। तो जो आपका नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन होता है, उस पोजीशन में जो नी का जो पोजीशन हम बोलते हैं, या नी का जो एक्शन वो सब देखते हैं, वो एक्सटेंशन में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा
हम लोग बैक हो जाते हैं डायग्राम को लेकर के। अगर यहाँ पे आ जाते हैं, अगर आप इस डायग्राम में आ गए तो यहाँ पे आप नीचे वाले डायग्राम पे आपको नजर रखना है। ऊपर हम कल इस पार्ट को हम लोग देख चुके थे, तो हम लोग इस पार्ट पे सिर्फ ध्यान रखेंगे। जो मैं सर्कल में दे रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को ही ध्यान में रखें। ऊपर वाले को हम लोग अपर लिमिट में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ देखो, अब जो फ्लेक्शन में हम लोग क्या बताया, जो बैक ऑफ द थाई है, तो ये बैक ऑफ द थाई है, तो एरो से लगा रहा हूँ, आप लोग को देखना है। ये बैक ऑफ द थाई है, उल्टा ज्यादातर हो जा रहा है थोड़ा सा कर्सर की वजह से। और ये नीचे जो पार्ट है रेड कलर से मैं ही कर ले रहा हूँ, एरो लगा दे रहा हूँ, ये आपका लेग का बैक है, एरिया है, बैक एरिया। अब ये दोनों के बीच दूसरे जो येलो कलर है, दूसरे के बीच, इस दोनों के बीच जो पोस्टेरियर वाला पार्ट है, इस दोनों के बीच आप अगर आप देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में अपोजिशन है ना, एक दूसरे के अपोजिट में आ रहा है। ये उसके अपोजिट में कहला रहा, बैक ऑफ द थाई, और लेग ऑफ थाई का बैक एक उसके अपोजिट में है, थाई के बैक के अपोजिट में। तो जब ये मैक्सिमम, जब आप एक अपने हैंड से पकड़ के करोगे तो मैक्सिमम कर पाओगे, तो जो पोजीशन में जाती है उस टाइम में, तो दिस जो आपका एक यहाँ पे पोजीशन हम देखते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं फ्लेक्शन ऑफ नी बोलते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट को फ्लेक्शन ऑफ नी। इस देखो यहाँ पे आएगा ना कि ये जिस पोजीशन में दिख रहा है, इस पोजीशन को बोलते हैं। हम सारा क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये जो मूव करके इस पोजीशन में आती है, होल प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन मूवमेंट। ठीक है, फिर अब इसी को स्ट्रेट कर लो, जैसा कि इसी का दूसरा पैर देख लो, स्ट्रेट हुआ, मान लो उधर दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको अच्छा समझने की कोशिश कर रहे हम लोग, तो वहां पे नी का कोई ज्वाइंट नहीं। तो जब ये मूव करके इस तरफ से इस तरफ आता है, एरो में लगा दिया यहाँ पे, ये येलो कलर का, इस तरफ से इस तरफ का जो मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन ऑफ नी ज्वाइंट। क्योंकि ये सारा कुछ का हो रहा है, नी के पास से हो रहा है, ये नी ज्वाइंट के मूवमेंट की वजह से ही सारा हो रहा है। ठीक है, ऊपर में क्या हो रहा था, थाई ज्वाइंट की वजह से ही हो रहा था। ठीक है, तो इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ, तो नीचे नी ज्वाइंट की वजह से हो रहा है, तो इसको हम एक्सटेंशन ऑफ नी ज्वाइंट बोलेंगे। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ नी ज्वाइंट ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग फिर से बैक टू नोट्स पे आते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कर रहा है। अब कह रहा है, जो आपको मैं इसको अंडरलाइन कर ले रहा हूँ, जो आपको ये डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सीफ्लेक्शन क्या है, पहले हम देख लेते हैं इसको। व्हेन अ डोर्सम ऑफ द फुट, देखो डोर्सम ऑफ फुट, आप खड़े होते हो ना, जैसे फुट तो समझ में आता है, लेग के हम नीचे के पार्ट को फुट बोलते हैं। जब आप खड़े हो, आप अपने आप को सोच लो अभी खड़े हो, तो ऊपर का जो पूरा पार्ट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं फुट बोलते हैं, सॉरी उसको हम बोलते हैं डोर्सल सरफेस। क्या बोलते हैं, डोर्सम सरफेस, जिससे आपका ऊपर का जैसे जब पैर आप जमीन पे रखते हो, खड़े होते हो, तो पैर फुट का जो ऊपर का हिस्सा जो जमीन से टच है, वो नहीं, जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम लोग बोलते, उस सरफेस को डोर्सम सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हेन डोर्सम ऑफ द फुट, यानी फुट का डोर्सम इज ब्राउट क्लोज टू फ्रंट ऑफ द लेग, लेग के फ्रंट पे आएगा, तो एंड सोल फेसेस फॉरवर्ड, और नीचे जो है सोल बोलते हैं, जो नीचे क्या है उसको हम लोग सोल बोलते हैं, जो आपका तलवा जिसको हम बोलते हैं उसको सोल बोलते हैं, या अगर मेडिकल तरफ उसको हम प्लांटर सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांटर सरफेस बोलते हैं, जिसको सोल बोलते हैं हम प्लांटर सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यह प्लांट, जब हम इस पोजीशन में आएंगे तो डोर्सीफ्लेक्शन हमारा मूवमेंट होगा, तो उसमें क्या होगा, जो डोर्सम सरफेस है वो लेग के अप्रॉक्स में आएगा, लेग के नजदीक आएगा, और नीचे का जो सोल है जिसको हम प्लांटर सरफेस बोलते हैं, तलवा जिसको हम लोग बोलते हैं अपने लेमैन लैंग्वेज में, तो वो आपका फॉरवर्ड होगा। हम लोग जस्ट डायग्राम में देखेंगे प्लांटर फ्लेक्शन क्या होगा। प्लांटर फ्लेक्शन व्हेन अ सोल ऑफ द फुट, अब क्या है, नीचे जो सोल है आपका, इसको हम लोग प्लांटर सरफेस बोलते हैं, इसका नाम ही प्लांटर फ्लेक्शन है। व्हेन अ सोल ऑफ फुट और प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फुट फेसेस बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्लांटर फ्लेक्शन। अब लोग हम लोग इमेज पे आ जाते हैं, अपने को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप देख रहे हो, इससे मैं बहुत सारा है, तो आप देखना चाहोगे तो ये इस डायग्राम में देख लो। ये एक पहला जो है, जिसको मैं रेड से कोई कलर ले रहा हूँ, जो भी आ जा रहा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये नॉर्मल पोजीशन है किसी भी पर्सन के पैर का। क्या ये फुट का ये वाला पार्ट को हम फुट बोलते हैं, यहाँ से लेकर के
ये फुट बोलते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन है। अब देख लो, एक ऊपर में लिखा हुआ पोजीशन आपको दिख रहा होगा, ये पोजीशन जो जिसको डॉर्सी फ्लेक्शन बोलते हैं, येलो कलर से जिसको मैं किया। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि जो जो पार्ट है आपका, जो पार्ट जिसको मैं ब्लू कलर से यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे सभी ब्लू कलर जिससे मैं पेंट कर रहा हूँ, लास्ट समझ लीजिए मैं पेंट ही कर रहा हूँ। ये सरफेस क्या कहला है, ऊपर वाला जो सरफेस है, इसी को हम लोग को पता है डोर्सम सरफेस बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि डोर्सम सरफेस और इधर लेग का जो आपका ये ब्लू ब्लू आ गया, लेग का जो आपका हुआ, ये दोनों आपस में क्या नजदीक आएगा। जब आप पैर ऊपर उठाओगे, तो जब पैर ये ऊपर उठाते हैं, इस मूवमेंट को कहते हैं डोर्सी फ्लेक्शन बोलते हैं। और जब उठाते तो आप खुद देखो, नीचे का जो सरफेस है, प्लांटर सरफेस, वो कहा जा रहा है आपके सामने की तरफ जाएगा, जो आज आपके सामने जो भी होगा उससे फ्रंट वे में जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं। दूसरा क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन, अब आप लोग नीचे देखो, ये पोजीशन को ब्लू कलर से मैं ले रहा हूँ, इस पोजीशन को आगे, ऊपर वाला तो नॉर्मल था, वो नॉर्मल ही रहेगा। इसमें क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन में आपको क्या बताया कि जो पीछे का, नीचे का जो, अब नीचे तो एग्जैक्टली यहाँ पे देख नहीं सकते हम लोग, थोड़ा सा फील कर सकते हैं, मैं एरो लगा लगा के बता रहा हूँ। ये नीचे का जो पीला कलर से जो चीजें, ये नीचे का जो तलवा जिसको प्लांटर सरफेस बोलेंगे, तो वो किधर जा रहा है, बैकवर्ड चला जा रहा है। और ऊपर से पैर को जब नीचे की तरफ हम लोग इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, तो वो मूवमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। शायद इससे अगर आप देख तो लिए, समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक और चीज इमेजेस में इंसर्ट किया था, ये वाला इमेज में, नीचे वाले में, ये मैं जूम करूंगा, आपको जूम नहीं करना है। तो जो आपका अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें कुछ और भी चीजें ऐड है, जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये आपको जो मैं येलो कलर के अंदर में करता है, ये मूवमेंट, ये आप सिंपल से आप डे टू डे लाइफ में ये मूवमेंट करते रहते हो। तो ये डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं बैक टू अपने नोट पे और देखते हैं आगे क्या पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। अब हम लोग आ जाते हैं किससे, इनवर्जन एंड ईवर्जन। इनवर्जन एंड ईवर्जन जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ईवर्जन एंड ईवर्जन लास्ट। अब इससे भाई इसको किसको बोलते हैं, ईवर्जन एंड ईवर्जन? इनवर्जन बोलते हैं मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट। अब देखो मीडियल बॉर्डर आया, यही मीडियल लेटर में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। ये क्या है, व्हेन मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट इज राइज फ्रॉम द ग्राउंड। जो आपका ग्राउंड होगा उससे जो मीडियल बॉर्डर होगा वो उठा हुआ होगा, आपके फुट का मीडियल बॉर्डर उठा हुआ होगा, तो उस मूवमेंट को, उस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं इनवर्जन। दूसरा कह रहा है ईवर्जन, व्हेन लैटरल बॉर्डर, उसमें मीडियल इसमें लैटरल बॉर्डर ऑफ फुट इज राइज फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से जब लैटरल बॉर्डर उठा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईवर्जन। ठीक है, तो आप लोग जरा सा याद रखने के लिए मैं बताऊंगा, जब हम लोग इमेज पे आएंगे तो वहां पे बोलेंगे भी तो आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग आ जाते हैं फिर से, ये सारे इमेजेस मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, बस आज आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या बोले, इनवर्जन। ठीक है, मान लो ये जो आपका पर्सन है, जो आपका, मैं थोड़ा सा पहले ये करता हूँ, अंदर में ले लेता हूँ सर्कल के अंदर, ताकि आपको इजी हो समझने में। ये ऊपर वाला डायग्राम में ये येलो कलर के जो अंदर में हम लोग जिस इमेज के पार्ट को लिए, ये जो आपका लेग होगा, ये लेग होगा आपका। अगर आप अपने सामने खड़े हो तो मान के हम चलते हैं कि लेफ्ट लेग, क्या है, लेफ्ट लेग। तो लेफ्ट लेग है, तो दूसरा किधर होगा, राइट किधर होगा, इस साइड होगा कहीं ना कहीं बॉडी में, मान लेते बॉडी में दूसरे साइड राइट इस साइड होगा। और इस दोनों के बीच में आपको ड्रॉ करना एक लाइन, येलो कलर का लाइन में ड्रॉ, मीडियन लाइन पहले मैं आपको, और ये मान लो ये बॉडी वाला मेन मीडियन लाइन है, जो आपको मीडियन लाइन बार बार मैं बताता हूँ। अब यहां से हम आपके फुट के दो बॉर्डर, मीडियन एंड लेटरल बॉर्डर, एक फुट का ये बॉर्डर है रेड कलर का, दूसरा फुट का ब्लू कलर का मैं बॉर्डर बना दे रहा हूँ इस साइड। ठीक है, देख लिया। अब जो रेड वाला बॉर्डर है वो नजदीक है मीडियन लाइन से, जो येलो वाला ये क्या है, मीडियन लाइन, एम फुट मीडियन लाइन। तो जो बॉर्डर होगा रेड वाला, ये कौन सा बॉर्डर होगा, मीडियल बॉर्डर, एम बी। ठीक है, जो ब्लू वाला होगा ये लेटरल बॉर्डर।
LB। तो मीडियन लेटरल बॉर्डर समझ में आ गया कैसे हम लोग बॉर्डर निकाले, क्योंकि मीडियन लेटरल ये फिर रेफरेंस हमको वो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा उसके रेफरेंस हम लोग समझते हैं। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, इन्वर्जन में आपको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं। आजकल MI के फुल बहुत लोग यूज करते हैं, तो M फॉर MI का जो भी फुल फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पे M फॉर मीडियल और I फॉर इन्वर्जन। तो मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ इन्वर्जन, जो अभी जस्ट जिससे हम लोग काम कर रहे थे उस डायग्राम को तो आई से, और ये आई में किस कौन सा ग्राउंड से, जो आपका अर्थ है वो जो ग्राउंड है, जो भी ग्राउंड आपका हो, उससे जो कौन सा बॉर्डर उठा होगा आपका फुट का मीडियल बॉर्डर। तो MI में यानी मीडियल बॉर्डर राइज रेज्ड इन इन्वर्जन मूवमेंट। जब आपके फुट का इन्वर्जन मूवमेंट होगा तो MI याद रखना, यानी कि मीडियल बॉर्डर उठा होगा तो ये पोजीशन आपको दिख रहा होगा, ये पोजीशन। जस्ट ये याद हो जाएगा तो आपका दूसरा याद होना बहुत ईजी है। ई वर्जन में आप क्या होगा कि ई वर्जन में आपका जो है वो लैटरल बॉर्डर राइज करेगा ग्राउंड से, मीडियल बॉर्डर नहीं करेगा। आप देख रहे होंगे इससे पैर दूसरा स्टार्ट उठा हुआ इस वाले डायग्राम, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने देख लिया कि लोअर में मूवमेंट में जो लोअर लिम्ब थे उसके मूवमेंट क्या थे। अब थोड़ा सा पार्ट बच गया नेक का मूवमेंट। नेक का मूवमेंट जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उस मूवमेंट के बाद हम लोगों के आज भी एनाटॉमी की बेसिक चीजों का, मोस्टली चीजें, मैं पूरी कंप्लीटली नहीं कह सकता हूँ क्योंकि बहुत एजुकेशन है और नॉलेज है, कभी इसका कोई एंड नहीं होता केवल, लेकिन मोस्टली चीजें जो आपके लाइफ में 95% मैं कह रहा हूँ जो यूटिलाइज है, मैं 5% 5% बता दिया हूँ, लेकिन 95% से ज्यादा ही चीजें जो बेसिक एनाटॉमी की चीजें हैं मैं आपको कंप्लीट कर दिया हूँ। और वो चीजें जो 5% बची भी रह गई होगी आई थिंक, तो डेफिनेटली वो आप लोगों के उतनी ज्यादा लाइफ में यूज होने की चीजें नहीं है एज ए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, एज ए एग्जामिनेशन। अब मैंने दोनों स्टेप से आज यहाँ तक मैंने आपको ये चीजें पूरा कंप्लीट। थोड़ा सा नेक वाला क्वेश्चन बचे हुआ, नेक पे सिर्फ देखिए फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन। तो कुछ और इमेज पे जब हम लोग जाएंगे तो कुछ और ऐड है उस इमेज पे, तो वो भी चीजें हम साथ साथ डील करते चलेंगे। अब सीधी सी बात, इमेज देखेंगे समझ में, देखते देखते ही समझ में चीजें आपको आते जाए। और ये सारा मूवमेंट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरी बात अगर आप लोग मान लो तो याद करने की मैं कहूंगा कोई जरूरत नहीं है। सारे मूवमेंट को सुबह सुबह एज ए बॉडी एक्सरसाइज के फॉर्म में आप करते रहो, आपको करो और याद करो। अच्छा ये कर रहे थे इसको फ्लेक्शन बोलते हैं, इसको हैंड फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, थाई फ्लेक्शन। तो आपका बॉडी एक्सरसाइज हो गया, आपको याद भी होगा, उसको याद भी अच्छे से होती। तो डेफिनेटली आप लोग इस तरीके से याद करो, बहुत ईजी याद होगा। आप पढ़ाई को नहीं, पढ़ाई को फनी बना के याद कर सकते हो वहां पे इस सारे मूवमेंट। एनाटॉमी की बात यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो जो हम लोग फ्लेक्शन ऑफ नेक के बारे में पढ़ रहे थे, एक्सटेंशन ऑफ नेक के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब अगर आप देख रहे हो तो ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये जो है राइट कटिंग में मार रहा हूँ, ये नॉर्मल पोजीशन है। इस लेडी गर्ल से जिसका नॉर्मल पोजीशन 1 नंबर जो आपका है, 1 नंबर जिसको मैं दे रहा हूँ, 1 नंबर, उन्होंने अपनी गर्दन को आपने देखा तो पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। किसी को तो नेक का एक्सटेंशन बोलेंगे। बहुत सिंपल है ये। फ्लेक्शन किसको बोलेंगे, जब आगे की तरफ यहाँ पे 2 नंबर पे आप देख रहे हो तो इसको हम नेक का फ्लेक्शन बोलेंगे। अब 3 नंबर पे अगर आप लोग देख रहे हो डायग्राम पे, 3 नंबर पे ये राइट लेटरल फ्लेक्शन, ये भी फ्लेक्शन है नेक का, लेकिन राइट लेटरल फ्लेक्शन। क्योंकि अब इसको लेटरल फ्लेक्शन क्यों बोले, अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग फिर पीछे, बेसिक पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर मीडियन लाइन ड्रॉ करो, इसी परसेंट के ऊपर एक मीडियन लाइन ड्रॉ करो। मैं बार बार अभी ड्रॉ करके बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग का भी थोड़ा सा फ्रेश है। मैं बार बार मीडियन लाइन ड्रॉ करके हर क्लास में आपको नहीं बताऊं क्योंकि ये आपको माइंड में सेटअप होना चाहिए। ये मीडियन लाइन पीछे पीछे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस फिगर में जो आपका जो जो लेडीज है, जो गर्ल्स है यहाँ पे, उसकी गर्दन मान लो ये राइट साइड है, आर फॉर राइट साइड, एल फॉर लेफ्ट साइड। तो राइट साइड ही मूव कर रहा था, लेटरल की तरफ दूर जा रहा है, यानी मीडियल लाइन से आपको लग रहा है गर्दन उधर झुकाओगे तो राइट साइड में दूर जाएगा, तो इसको लेटरल बोलेंगे। हम सबने पढ़ा जब मीडियल लाइन से स्ट्रक्चर लैटरली जाता हुआ दूर जाता हुआ नजर आएगा, अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, इसको हम बोलेंगे राइट, सॉरी इसको हम बोलेंगे लेटरल। और यहाँ पे जो हो रहा है क्या, नेक का मूवमेंट हो रहा है, फ्लेक्शन हो, तो राइट लेटरल फ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। सेम उसका अपोजिट यहाँ पे आप देखो, ड्रॉ कर लो, इसमें कर लो, तो यहाँ पे लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन हो गया। सिर्फ ये फ्लेक्शन है। अब सिर्फ क्या हुआ कि आप गर्दन को ऐसे सामने देख रहे हो, तो जैसे आप याद करो सिंपल, जब आप नमाज पढ़ते हो, सलाम फेरते हो, तो राइट साइड घुमा के फेरते हो, यानी कि ऐसे खड़े हो, बैठे हो, मैं बता रहा हूँ सबके लिए,
तो आप राइट साइड मूव करते हो तो ये राइट रोटेशन हो गया, रोटेट किया, लेफ्ट साइड मूव किए तो लेफ्ट होगा। ये 1 नंबर और 2 नंबर पे आप देख लो, राइट रोटेशन एंड लेफ्ट रोटेशन लिखा हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें आज की क्लास में ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे जो बेसिक एनाटॉमी की चीजें थी आप लोगों के लिए मैं डेफिनेटली ये बता रहा हूँ, ये हर मेडिकल की हर फील्ड में वो एमबीबीएस हो और भी कितनी चीजें हो, वो हर जगह पे ये बेसिक चीज इतना ही पढ़ाया जाता है और इससे ज्यादा ऑलमोस्ट चीजें नहीं होती। तो आप ये समझ समझिए कि हमने जो पढ़ा है वो अपने पैर आपको बहुत हायर लेवल तक में चीजें यहाँ पे बेसिक चीजों में आपको बता दिया हूँ और बेसिक आपको जानने की सख्त जरूरत भी थी। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप लोग क्वेश्चन करें, ताकि मैं अब आगे की क्लासेस में यानी अभी जस्ट मैं आप लोगों को एक सिस्टमेटिक में थोड़ा सा ले जाऊंगा और थोड़ा सा सिस्टमेटिक का भी इंटरेस्टिंग दिलाऊंगा। तो कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो डेफिनेटली पहले क्वेश्चन कर लो, फिर हम लोग इस पोर्शन को कंप्लीट करके नए पोर्शन में एंटर करेंगे। सर हाँ बोले बोले। सर वो एक्सटेंशन फ्लेक्शन राइट एंड लेफ्ट तो रोटेशन समझ में आए, वो बस लेटरल वाला थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि राइट लेटरल एक्सटेंशन वाला थोड़ा सा और लेफ्ट वाला लेटरल वाला थोड़ा सा बता दीजिए ना सर, क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके ओके, और क्लियर कोई क्वेश्चन मैं भी देख ला, अगर आपका क्वेश्चन होगा इसी से रिलेट होगा तो हम साथ में कर लेंगे हैंडल। नहीं सर, मेरा भी वही क्वेश्चन है सर। लैटरल वर्ड समझ नहीं आ पा रहा है कि वो लाइट हाँ लेटरल कैसे लेटरल, उसका बोले हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा है सर। वो हाँ ये सर लेटरल वर्ड समझ में भी नहीं आ रहा है। डेफिनेटली अभी आएगा, क्यों नहीं आएगा, अभी जस्ट आएगा। समझ, बस आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखें, मैं आपको अभी 2 मिनट में इस चीज को क्लियर कर दूंगा। बस मैं डायग्राम ले आ रहा हूँ स्क्रीन पे ताकि आपको इजी हो और ज्यादा समझा पाऊँ, मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ये राइट लेटरल फ्लेक्शन ये चीजें नहीं, ये 1 नंबर में डाल दे रहा हूँ ताकि 1 नंबर ये 2 नंबर ये चीजें समझ में नहीं आई आप लोगों को। देखो मैं आपको पहले मीडियल लेटर, यहाँ पे यही चीज है कि समझने से पहले मीडियल लेटर का कंसेप्ट में समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बेसिक में जब मीडियल लेटर समझा रहा था मैं वहां पे बताया था, अगर आपने क्लास किया होगा, नहीं तो आप बैक करके यूट्यूब पे देख लेना। खैर मैं यहाँ पे उस चीजों को समझा रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मीडियल लेटर का कंसेप्ट क्लियर होना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, पूरी एनाटॉमी पढ़ने में रोगे। अभी कह रहा हूँ, इसलिए मीडियल लेटरल अभी भी जितनी बार समझना है डेफिनेटली लाइव समझ लो, लेकिन समझ लो, इसको छोड़ो ना। लाइफ में कभी नहीं, कहीं भी पढ़ोगे, किसी भी मेडिकल कोर्स को पढ़ोगे तुम, तो डेफिनेटली मीडियल लेटरल एनाटॉमी में घुसते ही मीडियल लेटरल इतना आएगा कंफ्यूज कर देगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मेरा कहना ये था कि इस वाले में कुछ नहीं किया गया है। फर्स्ट वाले पे गर्दन को आप बैठे हो अपने आप डेफिनेटली जैसे ये मूव किया उस तरफ आप मूव करो, राइट की तरफ किया, राइट की तरफ मूव किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा, चलो ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ, आपकी विश्वास कर रहा हूँ, ठीक है, मूव किया। अब जो मूव कर रहे हो, अब इमेजिन कर लो कि आपकी बॉडी से बीचों बीच एक लाइन में पास कर रहा हूँ, जैसे कि इसकी बॉडी से मैं लाइन पास कर रहा हूँ। जस्ट अभी दिखेगा आपको, इसकी बॉडी से 1 नंबर 2 नंबर हटा ले रहा हूँ, इसकी बॉडी से मान लो ये बीच से नहीं जा रहा, थोड़ा सा नाक से जाने चाहिए, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। चलो बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट चला गया। मान लो ये बीच बीच एक प्लेन गया, जिस प्लेन का नाम हमने मीडियल प्लेन या मीडियल लाइन रखा, ठीक है। अब कहीं भी बॉडी में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सॉरी लिख गया हो गया, आ गया फिर, तो कहीं भी हम जब स्टार्ट करते हैं तो ये मीडियल लाइन से कोई भी स्ट्रक्चर दूर जाता हुआ, यानी मीडियल लाइन से दूर जाता हुआ लगेगा। इधर की तरफ आप इधर देखो, ये इस तरफ दूर अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं वो लैटरली है, वो लैटरल, ठीक है, वो क्या है, एल्फोर लैटरल। लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर इसके नजदीक आता हुआ लगेगा, इसके बॉडी के नियर अबाउट होगा रेफरेंस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल बोलेंगे। तो जब आप इस तरह से गर्दन राइट की तरफ झुकाते हो या फिर गर्दन लेफ्ट की तरफ फ्लेक्स करते हो, तो आपको समझ में आ रही है मीडियल लाइन से दूर जा रहा है या पास जा रहा है, आप बताओ मेरे को, रिपेल करो अभी यहाँ पे ओपन करके बताओ। हाँ दूर जा रहा है, मीडियल लाइन हाँ से सर, तो दूर जा रहा है। दूर जा रहा है। तो जब दूर जा रहा है तो दूर जाने के सेंस हम लोग क्या करें, अवे, जब वेन एनी स्ट्रक्चर आर अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, जब दूर जाता हुआ मीडियल लाइन से होगा तो हम बोलेंगे लैटरल। हो क्या रहा है भाई, फ्लैक्शन हो रहा है, राइट साइड कर रहे तो राइट लग जाएगा। तो ये जो फ्लैक्शन है
फ्लेक्शन का मतलब सीधा होता है मुड़ना, बहुत सिंपल सिंपल सा वर्ड है नर, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या, जो फ्लेक्शन हुआ राइट साइड हुआ और मीडियल लाइन से दूर गया, लग रहा है कि दूर जा रहा है हेड जो आपका नेक है, तो इसलिए इसको राइट लैटरल फ्लेक्शन बोलिए। सेम दूसरे नंबर पे आ जाओ, यहाँ पे दूसरे नंबर से ये लेफ्ट साइड कर लिए, तो लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा है ऐसा हो रहा है, तो लेफ्ट लैटरल फ्लेक्शन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। ओके सर तो मतलब इसका मतलब ये हो गया लेटरल का मतलब ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम मीडियल लाइन इज नोन एज लेटरल। अगर वो लेफ्ट की तरफ जा रही है तो लेफ्ट लैटरल, अगर राइट की तरफ जा रही है तो राइट लैटरल। ओके, यस यस, कोई डाउट। देखो अभी ये कहीं, अब यहाँ पे आपको मूवमेंट लगा, तो हर जगह बॉडी स्ट्रक्चर, अब कोई भी स्ट्रक्चर बॉडी में ऐसा नहीं कि हमेशा अभी मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट में लिटिल, तो ऐसे नहीं कि जब बॉडी में कोई चीज रेस्पिरेशन में, तो अब ऑर्गन है तो ऑर्गन मूव थोड़ी ना करता रहता है हमेशा, तो वहां पे भी मीडियल लेटरल कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको ये चीजें अच्छे से समझ में रखना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा एक व्हाइट बोर्ड का हेल्प लेता हूँ आप लोगों को, मीडियल लेटरल में एक बार और समझा देता हूँ, प्लीज आप लोग अच्छे से समझे इसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बेसिक पढ़ो तो आपको एनाटॉमी पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो, अब कभी भी पढ़ो कहीं भी पढ़ो, ठीक है। तो मैं व्हाइट बोर्ड आप लोग की स्क्रीन पे ला रहा हूँ, आ गया होगा आई थिंक व्हाइट बोर्ड, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं बोलना, मैं सारी चीजें यहाँ पे करूंगा। इमेज हम लोग यहाँ पे एक हैंडमेड डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा हैंडमेड डायग्राम, तो आ जाते हैं हम लोग इससे। ये मान लो पर्सन है, इसका ये गर्दन है, थोड़ा बड़ा छोटा होगा कोई बात नहीं। फिर ये मान लो इसकी बॉडी ट्रंक, आप लोग को मैं बार बार बता चुका हूँ ट्रंक किसको बोलते हैं, ये इसका मान लो पैर है, ठीक है। अपन मान लेते इधर को हैंड है, दूसरी साइड भी इसका हैंड है, ओके। अब हम लोग इससे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो इजीली। अब इस पर्सन के ऊपर हम एक मीडियल लाइन क्रॉस कर लेते हैं, रखें आप लोग। हाँ सर, जी सर। के ऊपर से मीडियल लाइन क्रॉस कर लिया। अब मान लो मैं एक लिखा यहाँ पे, मान लो इसकी बॉडी ये ट्रंक पे आते काम करते हैं, ये एक लिखा और ये दो लिखा, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए, ये जो M4 मीडियल लाइन है, ये मीडियल लाइन है, ये अब एक दो यहाँ मूव नहीं कर रहा ना, मैं नॉमिकल वैल्यू नहीं होता आपको समझ में, जब ऑर्गन आएगा यहाँ तो ऑर्गन, मैं इजी समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब 1 और 2 दो वैल्यू दो, तो मान लो कि बॉडी के ऊपर कोई लोकेशन नहीं है, बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं, तो 1 और 2 आप लोग देखें, तो जो 1 है वो मीडियल लाइन से दूरी पे है या 2 दूरी पे है, डेफिनेटली क्या है 1 दूरी पे है। तो 1 आपसे पूछे कि 1 जो है मीडियल लाइन से कैसे लोकेटेड है, तो आपको बोलना होगा सर 1 इज लोकेटेड फ्रॉम द लैटरली फ्रॉम द मीडियल लाइन, लैटरली है, और जो 2 है वो मीडियल लाइन के नजदीक है, तो वो 2 क्या हो जाएगा, वो 2 है आपके, जब बोलेंगे तो वो 2 क्या हो जाएगा, तो बताओगे 2 इज मीडियली। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं एक मिनट, ये 1 को यहां से हटा दो, ठीक है, फिर वही 1 को आप इस साइड ला दो। मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो और इजी हो जाती है ये चीज। 1 को वहां से हटा दो और फिर यहाँ ला दो, थोड़ा बड़ा हो गया 1, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब क्या आप देख रहे होगे स्ट्रक्चर में जो मीडियल लाइन है उसके पास कौन आ गया नजदीक, कहीं ना कहीं 1 आ गया, 2 चला गया। अब जो 2 फिर दूर हो गया, 2 है वहीं लेकिन दूर हुआ नहीं है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में 1 जो था वो स्ट्रक्चर अब मीडियल लाइन के करीब आ गया। तो अब जो सिचुएशन, उस सिचुएशन को हैंडल करें, पहले क्या था वो, तो अब जो क्या यही 1 क्या हो जाएगा, यही 1 हो जाएगा अब मीडियल, जो 1 पहले की लेटरल हुआ करता था, और 2 अब हो जाएगा लेटर, क्योंकि इस दोनों की कंपेयर में 2 दूरी पे है मीडियल लाइन से 10 पास। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलवेज क्लियर रखना है कि जब हम लेंगे मीडियल लाइन के रेफरेंस में ये चीजें को हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऑलवेज आप लोग याद रखेंगे अपने माइंड में, इसकी कभी नहीं भूलना मीडियल लेटर को, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे मीडियल लेटर के चक्कर में। तो अब हम लोग अच्छे से काम करते हैं कि हम लोग आ जाते हैं बेसिक चीजें के बाद हम लोग अब थोड़ा सा सिस्टम में घुस जाते हैं, फिर
हम लोग सिस्टम कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते ताकि थोड़ा सा एनर्जी बनी रहे हम लोग। तो हम लोग सिस्टमिक में, मैं आपको पहले ही बताया था कि जीआईटी में स्टार्ट करूंगा आपके लोगों के लिए। क्या स्टार्ट करूंगा? जीआईटी, ठीक है, GIT, ठीक है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। जीआईटी के अंदर में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो देखो जनरली अगर कॉमनली हम लोग आपको बता दें तो जिस सीधी सी बात करें तो वो क्या है आपका जीआईटी के अंदर में, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें, भाई अब बेसिक चीज पे आ जाओ, बहुत बेसिक पे आ जाओ। कोई भी बॉडी जो बनी हुई है सेल से है, सेल इज यूनाइट एंड देन फॉर्म टिश्यू, एंड टिश्यू यूनाइट दे फॉर्म organ, and organ unite they form organ system, and organ system unite and they form a full human body। यानी हम सिस्टम जब बात करते हैं तो मल्टीपल ऑर्गन से मिला करके ये सिस्टम बने होते हैं। तो जब जीआईटी की बात करते हैं तो जीआईटी अगर आपके माउथ से निकल जाता है तो डेफिनेटली जीआईटी का मतलब होता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे भाई जीआईटी के अंदर में। तो जीआईटी के अंदर आपके माउथ से लेकर के एनस तक, तो हम लोग पूरी जीआईटी बोलते हैं, माउथ से लेकर के एनएस तक को हम जीआईटी में इंक्लूड करके पढ़ते हैं। यानी कि आपके माउथ से लेकर के जो एनएस है, जहाँ से फीकल मैटर डिस्चार्ज होते हैं, वो एनएस के पॉइंट तक ये पूरी जीआईटी में आती है, जीआईटी ट्रैक्ट में आती है, जीआईटी ट्रैक्ट में आती है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रैक वाला, ट्रैक किसको बोलते हैं, जो आप यहाँ पे देखेंगे तो जीआईटी का एक हॉलो स्ट्रक्चर है, तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें कुछ क्या होता है एसेसरी स्ट्रक्चर। आप जब लोग पढ़ोगे तो एसेसरी मतलब सपोर्टिव स्ट्रक्चर, तो जीआईटी के अंदर में सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी आते हैं, जिसको हम लोग या तो लीवर, ठीक है, या फिर हम लोग देखेंगे पैनक्रियाज। क्या चीज देखेंगे? पैनक्रियाज। ये एक्सेसरी स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर ये पैनक्रियाज, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर नहीं आएंगे जीआईटी के अंदर में, तो पूरी एक जीआईटी का जो फंक्शन है, डाइजेशन है, वो प्रोसेस कंफर्म नहीं हो पाते हैं। तो एक्सेसरीज ऑर्गन में हम लोग देखते हैं कि लीवर और पैनक्रियाज जो आते हैं और जीआईटी को पूरा कंप्लीट एक डाइजेशन सिस्टम को बनाते हैं। तो जीआईटी ट्रैक अलग चीजें होती है, और जब हम ट्रैक के सेंस से बात करते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ माउथ टू एनस जो ट्रैक वाला स्ट्रक्चर वो पड़े। तो मैं आपसे खास करके मैं ये चाहता हूँ कि पहले वो इजी पोर्शन को हैंडल करे। इजी मैं कहने मतलब ये नहीं कि पॉइंट ऑफ व्यू चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इजी इस पॉइंट से आपके सुनी हुई चीजें हो तो आपको भी इंटरेस्ट पढ़ने में ज्यादा आएगा। आपको भी कुछ बात जब पता होता है तो अच्छा, तो इसलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट कहता हूँ कि पहले आप पढ़ के आओ, इसलिए टॉपिक भी पता, पहले पढ़ के आओ। अब 4 वर्ड सुने वो, मैं वो वर्ड यहाँ पे सुनने को नहीं, वो समझने के लिए यहाँ पे आते हो, वर्ड सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए आते हो, तो समझो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बहुत ही इजी टॉपिक को स्टार्ट करूंगा अभी, जस्ट लीवर टॉपिक को स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैं बहुत अच्छे डायग्राम दिखाऊंगा, लीवर के ऐसे दिखाऊंगा ओरिजिनल, जैसा कि लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल इमेजेस है, तो सारे यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जस्ट 10 मिनट है, तो इस सेशन में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वो टाइम तक आ गया तो वो इमेज में आपको जरूर दिखाऊंगा। देखो अब हम लोग देखते हैं कि पढ़ते हैं, और आपको मैं अभी जस्ट बताता भी चलूंगा कि कितने इम्पोर्टेंट थे हमें बेसिक एनाटॉमी का पढ़ना। और जो स्टूडेंट, मैं अभी भी कह दे रहा हूँ बार बार कि जितने स्टूडेंट हो, प्लीज अगर आप बेसिक एनाटॉमी नहीं पढ़ पाए हो तो यूट्यूब पे जाके आप देख लो, क्योंकि नहीं पढ़ोगे बेसिक एनाटॉमी तो पूरी एनाटॉमी में आप रोगे, समझ में नहीं आएगी। और ये बेसिक एनाटॉमी आपके माइंड में हो तो एनाटॉमी पढ़ना बहुत ही ईजी है, और आपकी छुट्टियों में समझ में आएंगी चीजें, और आप बिल्कुल जब जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली समझ में आएंगी चीजें। अब मैं आपको यहाँ पे लीवर स्टार्ट करता हूँ। लीवर का सबसे पहले चीज आपको जो दिख रहा होगा, the liver is the largest gland in body situated in the right upper quadrant of the abdominal cavity। अब भाई इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा है। देखो लीवर की बात आ गई तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा। थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कंफ्यूज करने के टाइम आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, आप लोग अलहमदुलिल्लाह सारा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं आपको जॉब के अपॉर्चुनिटीज से, बहुत बड़े बड़े अच्छी कंपनी में, बहुत बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आपको टैलेंट शो करना होता है। वहाँ पे जो आपके पास नॉलेज क्या, अगर अच्छी नॉलेज होगी तो आप अच्छे कंपनी अच्छे बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे आप लोग जाओगे। कोई अदर हायर एजुकेशन आपको इसमें कर रहा हो तो उसके लिए आप फिर ये चीज करो, क्योंकि पैरामेडिक्स तो डिप्लोमा करके नहीं, आप एक फर्स्ट स्टेज पे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो सेकंड स्टेज पे, तो आप लाइफ में बहुत आगे कर सकते हो। जैसे बहुत रिसर्च टाइप के
फील्ड में जा सकते हो, बहुत सारी जगह पे जाओ आप, इवन तो जहाँ से आप डॉक्टर बन सकते हो भाई, ये प्रोफेशनल बोले तो मतलब कि ऐसे डॉक्टरेट डिग्री करके फील्ड वगैरह तो बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। तो मैं आपको सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हायर एजुकेशन जरूर अचीव करना आप लोग, ठीक है। तो लीवर जब हम लोग बात कर रहे थे, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, जब आप आगे की चीजों में पढ़ोगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। मैं सारा कंफ्यूजन खुद ही क्रिएट करता हूँ, खुद ही समझा देता हूँ कि आपके माइंड की कंफ्यूजन को मैं खत्म कर दूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके जो मैक्सिमम कंफ्यूजन माइंड में आएंगे, डेफिनेटली मैं ये कोशिश रहती है हमारी कि मैं अपनी कंफ्यूजन को सामने ला दूं आपको, और आपके माइंड में वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाए। देखो आप लोग सुनते हो कि भाई लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, किसी बुक में पढ़ोगे लीवर इज एक्सोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड, किसी बुक में पढ़ोगे, किसी बुक में मैं लिखा हूँ यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि, और कुछ क्वेश्चन करते सर मैंने तो पढ़ा है कि सर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बड़ा समस्या होता है यार यहाँ पे। तो उस बच्चों को समझाओ कैसे, तो ये चीज मैं आपको अभी कंफ्यूजन दिया और अभी इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सॉल्यूशन इसका ये है कि देखो हम जब बोलते हैं, अगर सिंपल, मैं देखो कभी भी क्वेश्चन को ये मत तरह से आंसर मत करो कि मुझे इसके बारे में नॉलेज पता है। क्वेश्चन को सबसे पहले जब भी आप बनाओ, मैं एमसीक्यू टाइप में अभी बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन की सिचुएशन को बोलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ो, ना कि हम क्या पढ़ के आए उसकी। क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको फिलफिल करना है। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर सपोज दैट आपके क्वेश्चन में है कि विच ऑर्गन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़े ऑर्गन, लार्जेस्ट बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो इसमें सिर्फ आपको ह्यूमन बॉडी इंक्लूड किया, तो डेफिनेटली आप स्किन ले लो। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि विच ऑर्गन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन, तो स्किन क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, लीवर क्या है, इंटरनल ऑर्गन है। अब यहाँ पे भी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आ रहा है, लेकिन इंटरनल वाली बात आ जाती है, अंदर की बात आ जाती है, अंदर के ऑर्गन में सबसे बड़े ऑर्गन कौन है, तो आपको लीवर बोलना है वहां, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना। तीसरी बात है, जब हम ग्लैंड पढ़ेंगे तो 2 टाइप की ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन। सबसे सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ आपको नाम सुना दे रहा हूँ, बस एक नाम सुना दे रहा हूँ, हम लोग वहां पे सेपरेट पढ़ेंगे। तो जितने भी ग्लैंड्स है, तो लीवर भी वन टाइप ऑफ ग्लैंड है, ग्लैंडुलर एक्शन से बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो उस पॉइंट से अगर आपको पूछे कि कौन से ग्लैंड बॉडी में सबसे लार्जेस्ट है, तो भाई लीवर ही। कोई कुछ एक्सोक्राइन के फंक्शन के हिसाब से क्या है, तो लीवर ही। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि कभी आपको आगे के टाइम में ये लार्जेस्ट वाला और ये इंटरनल एक्सटर्नल ये सब चीजें स्किन और लीवर के मतलब आपको किसी से डिबेट करना, बात करना, तो आप इस बेस पे आप बात कर सकते हो कि भाई इंटरनल की बात आएगी तो लीवर होगा। कॉमन अगर से दे रखा कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो डेफिनेटली आंख बंद करके स्किन को आंसर करना है आपको, ठीक है। अगर ऑप्शन में स्किन है तो, अगर मान लो ऑप्शन में नहीं है तो सिर्फ सेकंड आपको लीवर है ऑप्शन में, तो लीवर को लगाना। ये भी याद रखना कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी आ गया क्वेश्चन में, लेकिन नीचे ऑप्शन में स्किन है ही नहीं, तो भाई हमने पढ़ा स्किन है तो क्वेश्चन गलत नहीं। आपने क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करना है, तो आपको वहां पे लिवर मिल रहा है, तो डेफिनेटली उस टाइम आपको लिवर ट्रिक करना है, लिवर इज द राइट आंसर वहां पे, ठीक है। तो ये चीज मैं बार बार अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि आप क्वेश्चन भी कैसे पढ़ना, मैं हर एक चीज जहां जहां पे लगेगा मैं हर एक चीज को आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, आंसर कैसे करना है, लॉन्ग शॉर्ट, और डेफिनेटली टाइम टू टाइम करेंगे। हम लोग अब लीवर को स्टार्ट करते हैं। तो द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड और इन ह्यूमन बॉडी, आपने देख लिया सिचुएटेड। अब ये सिचुएशन कहाँ है, कहाँ पे है आपकी बॉडी में ये लीवर, इसको ढूंढना भी जरूरी है भाई कि किधर है। तो डेफिनेटली अब हम देखेंगे कि किधर है। दूसरी चीज है यहाँ पे, अब दूसरे पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट पढ़ लेंगे तो फिगर पे आ जाएंगे, तो सारा पॉइंट इसे क्लियर करेंगे। द लीवर इज रेडिश ब्राउन। लीवर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, यानी कि रेड और ब्राउन का मिक्सर एक कलर है, उस टाइप के लीवर होते हैं। मैं ओरिजिनल कलर ऑफ लीवर भी दिखाऊंगा, बुक की अलग कलर होती है, लेकिन ओरिजिनल एग्जैक्ट जो कलर होता है वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो लीवर इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड वेरी फ्राइएबल। क्या होता है, वेरी फ्राइएबल। अब फ्राइएबल सुनने को बहुत ही अच्छा लगता है, वो फ्राई करने वाली चीज नहीं, वो सबके मूड में आ गया हो भाई फ्राई करके खाने, वो फ्राई वाली मसला है अपनी, जब वो फ्राई करके खाते पीते हो, वो चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो फ्राइएबल है कहने का मतलब, आप डेफिनेटली आपने जिन लोगों ने क्या कहते हैं कि बकरे का या फिर मुर्गे का किसी भी चीजों का लिवर आपने डेफिनेटली खाया होगा, देखा होगा, जिन्होंने या जिन्होंने नहीं भी खाया होगा देखा होगा। तो उसकी जो टेक्सचर होती है, टेक्सचर क्या है मतलब, आप देखो मिट्टी बहुत टाइप की होती है, लेकिन एक मिट्टी जो अर्थवर्म जो आप देखो उसके थ्रू जो फॉर्म होती है मिट्टी की, तो वो मिट्टी बहुत ही कमजोर, आप उठाओगे हाथ में, अगर आप देखेंगे खेत वगैरह से रिलेशन होगा आप लोगों का तो देखे होंगे, तो वो मिट्टी बहुत ही
कमजोर होती है, आप हाथ में उठाओगे तो मतलब ऐसा लगेगा टूट गया फटाक से, ठीक है। तो बहुत ही, तो लीवर भी का जो टेक्सचर होता है ना बहुत फ्राइबल होता है, यानी कि डेफिनेटली और बॉडी के जो मसल्स है ना वो उसकी जो फाइबर हाई फाइबर होती है वो आपको जब देखोगे तो वो उस तरह की नहीं है। लेकिन हाथ पे लेके लीवर को अगर बॉईल करके मसल तो डेफिनेटली ऐसा लगे कि मसला आ जाएगा, फिसा जाएगा डेफिनेटली। तो जो लीवर के साथ इसी चीज को हम फ्राइबल बोलते हैं अपने टर्म में, मेडिकल जो हम एनाटॉमी उसको हम फ्राइबल बोलते हैं डेफिनेटली। फ्राइबल मतलब फ्राई करके खाने का सेंस यहाँ पर नहीं, ठीक। तो लीवर क्या, इट्स अ वेरी फ्राइबल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, ये चीज हो गया। वेट ऑफ लीवर, मैं ऐसे हेपेटाइटिस बी के दिन में भी ये बताया था, लेकिन आज भी आप लोगों के सामने जब क्लास चल रही तो बोलना तो जरूरी है। वेट ऑफ लीवर इन मेल 16 ग्राम, इन फीमेल 39 ग्राम। ये एक वैल्यू है 13 से 69 ग्राम। ये आपके रेंज में कुछ भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है किसी का, 15 भी हो सकता है किसी का, 16 भी हो सकता है, 16 से थोड़ी बहुत। लेकिन आपको भाई एक तो लिमिट में रखना होगा कि हम पढ़ पाए, नॉलेज ले पाए। तो डेफिनेटली आप लोग 13 से 1600 ग्राम के बीच में रखिए। जो 1300 वाला वेट होते हैं वो फीमेल है, यानी फीमेल में वेट एज कम्पेयर टू मेल से कम होते हैं और मेल में ज्यादा होते हैं। अब आते हैं अपन लोकेशन पे आते हैं, ठीक है। लोकेशन के बाद हम लोग इमेज पे आ जाएंगे, फिर मजा आएगा वहां पे देखने में, बहुत मजा आएगा। लोकेशन के बाद हम लोग लोकेशन, अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, सिचुएशन और लोकेशन में इससे पहले की टर्म में सिचुएशन यूज किया। देखो मैं आपको सिखाता हूँ, मैं बार बार पढ़ाता नहीं, सिखाता हूँ आपको। तो इसका मतलब सिचुएशन और लोकेशन में क्या डिफरेंस है भाई। देखो आपको कोई चीज बता दे कि सीधी से समझने की कोशिश करें, जो वे अपने कॉलेज का एग्जांपल लेते कि भाई कोई चीज से पूछ लो कि डीपीएमआई डिम्स कहाँ सिचुएटेड है, तो आपको मान लो बिहार में पूछ रहे हो भाई दरभंगा में सिचुएटेड है, ठीक है भाई दरभंगा में कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको बोल देगा कि कोई भी जो लहरिया सराय है और जो मंदिर है वहां पे, उस मंदिर के फ्रंट पे वहां पे ये जो सराय सत्तर का मोहल्ला है वहां पे इस चीज है। लेकिन आपसे उसमें लोकेशन एग्जैक्ट, अगर लोकेशन पूछ दिया जाए तो आप ये पूरा डिटेल बताओगे कि लोकेशन का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट होता है कि कहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट है। मतलब उसी बिल्डिंग फिर ऑफिस का लोकेशन पूछे तो आपको बताना कि फर्स्ट फ्लोर पे राइट साइड में लेफ्ट है। तो लोकेशन अगर किसी चीज की बात होती है तो वो एकदम फिक्स पॉइंट बताना। लेकिन आप पहले क्वेश्चन में क्या बताते हो कि कहाँ सिचुएटेड है, तो दरभंगा में। लेकिन आपको दरभंगा में कहाँ, तो वो आपका लोकेशन बताना पड़ेगा कि फलना लोकेशन पे, गायत्री मंदिर के फ्रंट पे है, सराय सामने है, लहरिया सराय में। तो ये आपने लोकेशन बताया। तो ये चीज को मैं लीवर में या बोल दो, एक सिचुएशन होगा, दूसरा लोकेशन होगा। सिचुएशन मतलब चलो भाई लिखा है तो राइट अपर क्वाड्रेंट में। अब राइट अपर क्वाड्रेंट में जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में किधर अपन वो लोकेशन में देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो लीवर occupies the whole of the right hypochondrium and greater part of the epigastrium and extend up to the left hypochondrium। अब अपन आ जाते कहाँ पे, आ जाते हैं अपने डायग्राम पे, इमेजेस पे, जिससे कि अब समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को लीवर का डायग्राम। पहला जो क्वेश्चन था सिचुएशन, तो राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ये पूरा का पूरा जो है मैं सर्कल में ले रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये एब्डोमेन है, ठीक है। जस्ट मैं सर्कल में ले रहा हूँ अपने, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, मान लो ये एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन है, ठीक है। अब इस एब्डोमेन को क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, 4, 4 हिस्सों में जब हम बांट दें, तो हम 4 हिस्सों में बांट दें, तो इस तरह से और इस तरह से, थोड़ा सा मैं येलो है तो हम दिख रहा है दूर कर दे रहा हूँ, 4 हिस्सों में बांट दें। तो अब आप लीवर देखो, तो ये साइड है क्या, राइट साइड है, आर फोर रेड ले लेता हूँ यार, ये थोड़ा सा दिखता नहीं, अपन रेड ले लेते, ठीक है। तो ये आर जो है राइट साइड है, ये क्या है लेफ्ट साइड है। तो पहला सिचुएशन पूछा है तो 4 क्वाड्रेंट में डाल दे। अब ये क्या है, राइट अपर क्वाड्रेंट है जो राइट साइड वाला है, ये क्या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है। ये क्या है, राइट लोअर क्वाड्रेंट है, ये क्या है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है। तो पहला जो सिचुएशन है, पहला जो सिचुएशन है, उस पहले सिचुएशन में हम आपसे पूछा जाए कि भाई कहाँ है, तो बोल दिया भाई सर ये जो है ना राइट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड, अपर राइट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड। अब जब हम अपर राइट क्वाड्रेंट में आ ही गए, तो अगर आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और नहीं देख रहे होंगे तो मैं कहूंगा थोड़ा सा बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करें। मैं राइट अपर क्वाड्रेंट को अपने अंडर में देता हूँ, अपने अंडर में आप लोगों की स्क्रीन पे ये राइट अपर क्वाड्रेंट है, इसको ब्लू कलर से मैं पूरे को सर्कल में। अब इसमें आकर के आप देखो
अच्छे से अगर आप देख रहे होगे बहुत अच्छे से अपने आंखों से, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन है ना, इसके कई रीजन इन्वॉल्व है। मैं ये सारा जो अभी किया हूँ ड्रॉ, जो हटाऊंगा तो वो चीज से मैं आऊंगा। तो आप अगर देख रहे हो, उसमें आप दिखाना ये चाह रहा हूँ कि एक जो रीजन है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, आप जूम नहीं करना, मैं बार बार कहूंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग। तो ये जो एक मिनट, एक नंबर वाला रीजन है, एक नंबर वाला रीजन है, फिर 2 नंबर है, मैं रेड सॉरी रेड लिखूंगा तो नहीं चलेगा, 2 नंबर, एक दो, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ये क्या इपिगैस्ट्रियम है। तो हम लोग अभी लोकेशन पाएंगे तुम्हारे, पहला चीज तो मेरा सिचुएशन था, उस सिचुएशन को हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि कैसे लीवर राइट अपर क्वाड्रेंट में है। अब जो मेन चीज था, लोकेशन चीजों को समझना था, उस लोकेशन पे अब हम लोग इमेज को थोड़ा सा नीचे डाउन करते हैं, फिर समझ पाते हैं। अगर आपने कल की क्लासों में 9 रीजन को समझा होगा, तो आपको अभी वजह से बताया कि पहला लीवर का जो एक्सटेंशन है, लीवर जो लोकेटेड है, वो आपको ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है। ये क्या आपका लीवर जो लिखा हुआ, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, ये किस मेरा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम आरएचसी, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है। उसके बाद दूसरा जो रीजन आपको दिख ही रहा होगा, ये रीजन यहाँ से यहाँ तक इपिगैस्ट्रियम का एरो लगा हुआ, और तीसरा में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो लीवर कवर्ड किस किस रीजन को कर रहा है उस 9 रीजन में? मोस्टली मेजर पार्ट ऑफ द लीवर जो राइट साइड है, ये क्या है आपका राइट साइड है, ये जो इस साइड में ये राइट साइड है, ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ, ये राइट साइड है। तो राइट साइड में जो लीवर है, तो मेजर पार्ट ऑफ द लिवर इज लोकेटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। उसके बाद हम आते हैं देन इपिगैस्ट्रियम रीजन, और इपिगैस्ट्रियम के बाद अगर आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, तो ये जो लाइन है आपका लेफ्ट लेटर लाइन, जिसमें रेड लाइन, उसको देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आगे क्रॉस कर गया, थोड़ा सा आगे लीवर क्रॉस कर गया। मैं क्रॉस किया हुआ पार्ट को अंदर में दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा देख रहे होंगे, थोड़ा ही से गया, ज्यादा नहीं गया, तो वो बहुत छोटा सा पार्ट गया हुआ है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर में। फिर लेकिन गया तो पढ़ेंगे भाई, वहां पे भी लिवर। जब हम पेशेंट को, जब हम प्रैक्टिकली चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे, पेशेंट को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो भाई उधर की लिवर है, उधर की देखिए लिवर खराब वो भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीजें आपको याद में, तो बहुत सारे बुक्स में क्या लिखेगा आपको मिलेगा, ओनली एक्सटेंड अप टू द लेफ्ट लेटरल लाइन, बहुत सारे में मिलेगा कुछ छोटा सा पार्ट इस लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में चला जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मेरे पास बहुत सारे इमेजेस थे, तो हम लोग आपको डेफिनेटली आपको अगली नेक्स्ट क्लासेस में जो रियल पिक्चर टाइप में आपको देखने को मिलेंगे, कुछ बहुत ही डाइसेक्ट किया हुआ पिक्चर है, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट के कंटिन्यूएशन क्लास में। अगर कोई डाउट है आप लोगों को, तो आज की क्लास में यहाँ पे डाउट क्लियर करें, ताकि मैं अपने सेशन को कंप्लीट कर पाऊँ। आप लोगों के पास कोई डाउट नहीं है क्या? सर क्योंकि पहला क्लास में किया नहीं था, तो हाइपोकॉन्ड्रियम जो होते हैं वो थोड़ा हमको समझ नहीं आया सर। देखिए, मैं आप नहीं थे तो कल का अपने लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप उस पर देख लेना, ठीक है। आप ग्रुप में हो ना? हाँ सर, जी सर। जी हेलो। हाँ जी मैं बताना चाहूँगा कि हमारा यूट्यूब पे हमारा चैनल भी है, डिम्स दरभंगा। ऐसे तो व्हाट्सएप पे लिंक शेयर होती है, और जो यूट्यूब पे चैनल भी है, तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स है आपको वहाँ मिल जाएंगे, है ना। तो अगर जिन किन्हीं का मतलब नेटवर्क इशू है, या उन्होंने अटेंड नहीं किया, कोई भी अगर ऐसा इशू हो रहा है, तो वो वहाँ से लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, और ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दी जाती है। थैंक यू। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। आप इन्फॉर्म कर दिए, अच्छी बात है। तो स्टूडेंट ठीक है, मैं आपको ये कह दूं कि डेफिनेटली आगे लीवर के लेक्चर को कोई मिस मत कीजिएगा, क्योंकि देखो लाइव डेफिनेटली रिकॉर्डेड आपको डेफिनेटली मिल जाता है, लेकिन जो लाइव क्लासेस होती है वो लाइव ही होती है। रिकॉर्डेड आपको बहुत सारे मिलेंगे यूट्यूब पे, यही नहीं मेरे ही नहीं, बहुत सारे देखेंगे, लेकिन आप रिकॉर्डेड में देखोगे अपने अकॉर्डिंग, चलो देख रहे हो, फिर दो कुछ काम आ गया, कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, रोक दिए, तो फिर वो आप वो इंटेंशन, वो कॉन्फिडेंस से नहीं देख पाते। तो मैं आपसे आपकी बेनिफिट के लिए मैं कहूंगा कि पूरी कोशिश करें कि लाइव करने का नहीं हो तो रिकॉर्ड सेशन देखें, और रिकॉर्ड के बाद जब आप आते हो क्लास में, या तो क्लास के फर्स्ट आवर जैसे एंट्री हुई क्लास हमारी, उस टाइम पे, या फिर अब जब जा रहे होते इस टाइम पे, आप रिकॉर्डेड क्वेश्चन के लिए लास्ट के जो स्टूडेंट है उसके क्वेश्चन अगर आपको डाउट है
तो रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसी स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रिकॉर्ड देख करके आप यहाँ पे डिस्टर्बेंस के लिए मैं नहीं कहूंगा, आपके जेन्यून जो डाउट है उसके लिए मैं वो, ऐसा नहीं कि अनम्यूट करके कोई हेलो हेलो ही कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो इस डिस्टर्बेंस के पॉइंट पे आते हैं। तो मैं बार बार कहूंगा आप डिस्टर्ब ना करें। तो मैं कहूंगा कि लीवर के जो आगे की लेक्चर है वो डेफिनेटली आप लोग देखिए, आपकी बहुत ही नॉलेज को एनहेंस करता है। एनाटॉमी तक का भी हम लोग कुछ टच कर रहे हैं, फिर हम लोग फिजियोलॉजी धीरे धीरे, क्योंकि इकट्ठे एक टाइम में हो नहीं सकता, तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे और आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली आप लोगों की जो फील्ड है, जो पैरामेडिक की फील्ड है, वो बहुत ही इस मेडिकल साइंस में बहुत ही, देखो मैं बार बार एक बहुत ही पुरानी एग्जाम्पल देता हूँ और बहुत ही स्टूडेंट को बताऊँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि पैरामेडिकल आपने डेफिनेटली आप ये सोचो कि कुछ भी मेडिकल साइंस जो है पूरी एक फैमिली है, ठीक है, पूरी फैमिली है। और पूरी फैमिली कब बनते हैं, जब फैमिली के हर एक मेंबर, एक अच्छी फैमिली तब बनती है जब फैमिली के हर एक मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट करे, कॉपरेट करे, तब कंबाइंड फॉर्म में फैमिली बनती है, ठीक है। तो अगर ये मेडिकल फैमिली है, तो अगर ये चाहो कि डॉक्टर अपनी अकेली फैमिली बना ले मेडिकल की, तो नहीं। तो पैरामेडिक्स जो होते हैं वो, या फिर नर्सेज जो होते हैं वो, जो डॉक्टर्स होते हैं वो, इन सारे कंबाइंड फॉर्म तब जाके एक मेडिकल साइंस की फैमिली बन पाती है और उस फैमिली से लोग अच्छे चीजें कर पाते हैं। तो आप एक अच्छे से अच्छे पैरामेडिक्स बनोगे तो बहुत कुछ करोगे अपनी लाइफ में, एक अच्छी मेडिकल फैमिली जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली जो आपकी क्लासेस हो ये सब चीजों को मिस ना करें, और मैं अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स दिखाऊंगा, बुक्स के भी हो, या फिर जो लाइक एक बुक्स आती है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिसेक्ट किया हुआ बॉडी दिखाता है, तो एक एक ऑर्गन कैसे डिसेक्ट करते हैं वो चीजें भी मैं आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज अपने यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे कट करके कहाँ से निकाला हुआ है, ऑर्गन लीवर किस तरह होगा ओरिजिनल फॉर्म में। तो वो सब चीजें मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। जब जैसे जैसे जब जब इसकी जरूरत होगी आपको, डेफिनेटली मैं एक वादा करता हूँ कि कोई भी चीज आपको बोलनी नहीं पड़ेगी कि ये सर चीज मिस हो रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी चीजें नीड है मैं वो हर चीज को यहाँ पे आपके सामने शेयर करूंगा, बस आप लोग पेशेंस के साथ क्लास करें, ओके। तो डेफिनेटली मे भी आगे की जो मे भी नोटिस मिल जाएगी आप लोगों की, या नहीं मिल पाओगी, तो 2-3 दिन क्लासेस टाइप की बकरीद के मौके से और चीजें हैं, रक्षाबंधन है शायद, तो इन सारे मौके पे क्लासेस नहीं होगी। तो मैं सारे स्टूडेंट को हैप्पी बकरीद और रक्षाबंधन कहना चाहूंगा और आज की क्लासेस को कंप्लीट करना चाहूंगा। थैंक यू। इंतखाब और सर। मैं हेलो जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि जो आप अपने प्रॉपर नाम से आइए, है ना। एक देख रहा हूँ मैं पार्टिसिपेंट में जो कि उनका प्रॉपर नेम नहीं है, वो खुद लिखे हुए नो प्रॉपर नेम। तो आप प्लीज़ आज आप सभी ने काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया है। मैं आपसे और थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हुए थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो ये सेशन है तो इसे और भी मतलब जो है वो दिएगा। और आप प्लीज़ आपका जो नेम है वो रीनेम कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसी पर क्लिक कीजिए, आपको 2 ऑप्शन वहाँ पे पर दिखेगा जो कि रेज़ हैंड और रीनेम का ऑप्शन रहेगा। तो आप आपका नाम रीनेम कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप बैक करके एक बार रीनेम करिए और फिर वापस से आप एडमिट होइए, तो हम यहाँ से आपको एडमिट कर लेंगे। लेकिन आप प्लीज़ आपका नाम रीनेम कर लीजिए। थैंक ओके सर, इंतखाब सर, क्या मैं अब लीव ले लूँ अपनी साइड से? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। ठीक है, अल्लाह हाफिज। पाँच मिनट का ब्रेक दे दिया जाए ना। यस सर। जी सर, जी सर। यस सर। आप
सर जी अब सर शुरू किया एडमिशन का क्या अभी सर? यस सर। हाँ बोला जाए। एडमिशन का हो रहा है सर क्या? हाँ एडमिशन के लिए आप गुलफाम साहब से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, या आमिर है यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ना। क्योंकि सर अभी तो जैसे सर फिर से शायद देख रहे कि शायद अनलॉक फिर बढ़ रहा है सर, लॉकडाउन। सॉरी सर, एक और चीज है सर। गोविंदा जी मैं बताना चाहूँगा, आप ऑनलाइन एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन जी जो सर। एडमिशन का रिगार्डिंग का कुछ जो भी क्वेश्चन ना, तो हमारा कांटेक्ट नंबर तो आपके पास होगा ऑफिस का, है ना। यस सर। आप उस पर यस कांटेक्ट सर। कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। ओके, है ना। ओके सर। ऑनलाइन एडमिशन का यस भी सर। ऑप्शन है हम हमारे पास। ओके, थैंक यू। ओके ओके। अभी हम लोग स्क्रीन पे शेप देख रहे हैं कि ये किसका शेप है, बैक्टीरिया का, है ना। प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया था। सर शेयर नहीं हो रहा है। सर नहीं आ रहा सर कोई फिगर। फिगर नहीं आ सर रहा। इमेज नहीं आ रही। सर इमेजेस नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिख रहा। नहीं सर। नहीं दिख रहा है सर। नहीं सर कोई इमेज नहीं है। एक मिनट। जी सर आने लगा। हाँ सर आ गया। आ गया सर। स्क्रीन शेयर हो रहा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर हो रही आ रही। अच्छा अभी शेयर हुआ बैक्टीरिया के शेप का, है ना। ठीक, इससे पहले प्रोकैरियोट सेल आप लोग तो अब स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ गए, क्लियर। प्रोकैरियोट सेल में मेन मेंबर हमने बताया था कि बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब अगर हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करेंगे, ये भी पिछले क्लास में आपको क्लियर कर दिया था कि कोई भी जो क्लासिफिकेशन होता है वो किसी न किसी बेसिस पे होता है, क्लियर। अब बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जो हम शेप के बेसिस पे देखेंगे, तो एक स्क्रीन पे नजर आ रहा कोकस, डिप्लोकोकाई, कॉर्नी बैक्टीरिया, ये सब आ रहा ना नजर। कोकस कौन सा शेप हो गया, स्फेरिकल शेप। डिप्लोकोकी है ना, 2 स्फीयर। कॉर्नी बैक्टीरिया का शेप, कॉर्नी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्सर जो सिलेंड्रिकल शेप है ना। स्टेप्टोकोकी और स्टेफाइलोकोकी दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, दोनों तो स्फेरिकल शेप ही है, लेकिन नजर डिफरेंस क्या है, स्टेप्टोकोकी में ये चेन में है, लीनियर चेन में, और स्टेफाइलोकोकी जो है ये ड्रेप्स के मतलब गुच्छा की तरह, क्लियर। बेसिलस वो रॉड शेप्ड होगा। अब स्पाइरिला है जो स्पाइरल शेप का होगा, स्पायरोकिट भी स्पाइरल शेप का होगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, स्पाइरिला में सेल वॉल जो होगा वो रिजिड होगा, स्पायरोकिट में वो फ्लेक्सिबल होगा। विब्रियो का मतलब ही होता है कोमा शेप बैक्टीरिया, क्लियर। ये फिगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बैक्टीरिया का शेप, ये शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। दूसरी चीज है कि हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में
मोशन के लिए, लोकोमोशन के लिए फ्लैक्सिला होता है, ठीक है। फ्लैक्सिला के बेसिस पे भी, अगर फ्लैक्सिला है ना, तो फ्लैक्सिला के बेसिस पे भी हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे पहले के क्लास में भी बताया था कि जिस बैक्टीरिया में फ्लैक्सिला नहीं होगा दैट मीन्स एट्राइकस, ए मतलब नॉट, और पेरीवर्ट का मतलब बताया था चारों ओर। अगर बैक्टीरिया के सरफेस पे चारों तरफ अगर फ्लैक्सिला होगा तो चारों के लिए क्या, कौन सा टर्म बताया था, पेरी ट्राइकस। अगर दोनों साइड में हो, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसके दोनों साइड में, इधर भी फ्लैक्सिला और इधर भी, बोथ साइड, एम्फीट्राइकस, ठीक है। एक ही साइड में अगर एक फ्लैक्सिला है सिर्फ, तो एक के लिए कौन सा टर्म होगा, मोनो मतलब वन, मोनोट्राइकस। दूसरा है कि अगर एक ही साइड में गुच्छा की तरह हो तो एक साइड में, हाँ बोला जाए, कुछ पूछना है? समझ में नहीं आ रहा? अगर ये बैक्टीरिया का सरफेस है, अगर एक ही साइड में फ्लैक्सिला गुच्छा की तरह हो तो उसको बोलेंगे हम लोफोट्राइकस। तो ये फ्लैक्सिला के बेसिस पे हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और हम लोग 15 डेज के फाउंडेशन कोर्सेज में एक दिन स्टैनिंग भी बताएंगे, ग्राम स्टैन टेक्निक्स, और सेल वॉल के नेचर के आधार पे बैक्टीरिया का जो स्टैनिंग प्रोसेस होता है वो 2 तरह का होता है, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो जब स्टैनिंग टेक्निक्स बताएंगे तब हम इसको वहां पे डिटेल बताएंगे। क्लियर? अब प्रोकैरियोट्स खत्म होने के बाद हमारा उसमें कुछ सवाल है। पहला सवाल है बच्चों से कि प्रोकैरियोट्स तो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है कि डिवीजन ऑफ लेबर किसको कहते हैं? सर सभी का काम अपना अपना, मतलब डिवीजन लेबर मतलब बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स है ना। जी जी बिल्कुल, हाँ। तो वो किसी एक काम को परफॉर्म करता है। अच्छा, तो ऐसा किसमें होगा? आप जैसे ही बात बोल दिए कि ग्रुप ऑफ सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल्स जैसे आएगा मतलब कि हम किसको समझेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग काम को करने के लिए, है ना। तो वहां पे क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है। क्लियर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह का प्रोविजन नहीं है, इसलिए यूनिसेलुलर में क्या होता है? देयर इज ए लैक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सबको समझ में आ गया ये बात? क्लियर ना? यस सर। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है, आपको पता है कि कोई भी दुनिया में जो स्पीसीज है, लिविंग स्पीसीज है, अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन को ही ग्रोथ कहते हैं और ग्रोथ को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज सिनोनिम्स। व्हाई? कोई आदमी इसका आंसर दे सकते हैं? क्योंकि आज का क्लास मेनली समझ लीजिए क्वेश्चन आंसर सेशन है कि आप लोगों ने पढ़ा तो क्या सब सीखा अभी तक। मेरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? यस सर, ग्रोथ में यही होता है ना, किसी भी मतलब यूनिसेलुलर का डेवलपमेंट होता है। जब वो डेवलप होता है तो वो उसके बाद डिवीजन ही होता है, तो उसका एक ग्रोथ भी हो रहा है और इसका एक रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि उसका जो पता है ना कि नया जो भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए या तो ऑफ स्प्रिंग टर्म यूज करते हैं या प्रोजीनी टर्म, न्यूली बॉर्न बेबी, है ना, या न्यूली बॉर्न ऑर्गेनिज्म, ऑफ स्प्रिंग या प्रोजीनी। तो क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ। क्लियर? ये जब ग्रोथ करेगा, इसका जो सेल डिवीजन के लिए न्यूक्लियस और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, फिर जब वो सेल डिवाइड करेगा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही बनाना। इसीलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। क्लियर? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आप लोगों ने सुना होगा, सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी।
क्लियर। सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी को आप लोग समझते हैं, बिल्कुल जान रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, वो डीएनए। क्लियर। डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए से फिर क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, है ना। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि अपना कॉपी तैयार करना। डीएनए से जो डीएनए बनेगा वो क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन। क्लियर। डीएनए से फिर आरएनए बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। और फिर आरएनए, आरएनए भी आप लोग, हाँ मतलब कि हम लोग 4 तरह का आरएनए पढ़ेंगे, टीआरएनए पढ़ेंगे, एमआरएनए पढ़ेंगे, है ना, एसएनआरएनए पढ़ेंगे आगे के क्लास में, जो आपका क्लास ये होगा। अभी यहाँ पर हमको मतलब है एमआरएनए से, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं कि जीन जो एक्सप्रेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन, जो जीन एक्सप्रेस करता है किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, तो वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में होता है। और आप लोग ने बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से ट्रिपलेट कोडोन पढ़ा होगा, है ना। और कोई आदमी मेरे एक सवाल का जवाब दे सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इनिशिएशन कोडोन होता है वो क्या होता है, एनीबॉडी। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनिशिएशन कोडोन कौन सा होता है, नहीं पता। नो सर। नहीं सर। अच्छा, अमीनो एसिड समझते हैं ना, अमीनो एसिड किसको कहते हैं, यस सर। किसको बोलते हैं अमीनो एसिड, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड ही तो मतलब। नहीं 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 नहीं, न्यूक्लिक एसिड अलग हुआ। अमीनो एसिड अगर इसको बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, अगर बायोलॉजी के हिसाब से, तो आप लोग प्रोटीन पढ़ते हैं ना, प्रोटीन जानते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन हमारा बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। प्रोटीन हमारा क्या है, पॉलीमर, है ना। इसका जो मोनोमर होता है उसको हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म आया, एक हुआ पॉलीमर, एक हुआ मोनोमर। मर मतलब क्या होता है, जहां पर भी मर वर्ड आएगा, मर का मतलब होता है सेगमेंट, टुकड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक मोलेक्यूल, फिर एक मोलेक्यूल, फिर एक मोलेक्यूल, फिर एक मोलेक्यूल, ये चारों मोलेक्यूल अगर आपस में जुड़ा तो ये क्या कहलाया, पॉलीमर। तो भाई जुड़ेगा तो किसी ना किसी बॉन्ड, क्योंकि अगर केमिकल्स जुड़ रहा है तो जुड़ने के लिए क्या चाहिए, बॉन्ड्स चाहिए। क्लियर। अगर प्रोटीन, तो प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड, यानी कि लगभग अगर 100 अमीनो एसिड एक साथ जुड़ा तो क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड, है ना। और यही फिर बनेगा प्रोटीन। तो पोली मतलब हुआ बहुत, और पेप्टाइड, पेप्टाइड टर्म कहां से आया, तो 2 अमीनो एसिड जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, जो CONH होता है। क्योंकि अमीनो एसिड का फिर जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है और बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। प्रोटीन किस सेगमेंट में आता है, किस सेक्टर में आता है, किस टाइप, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कार्बन पे, कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप सब आदमी जानते हैं। अगर कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप, एक COOH और एक NH2, और एक रहेगा H, और एक, इसको हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, 1 मिनट। क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा ना अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं सर, नहीं सर। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं
कंफ्यूजन हो रहा है ना? बहुत ज्यादा। दिक्कत हो रहा है सर, नहीं यस समझ सर। जी सर। एक मिनट। सभी अपना म्यूट कर लो। व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। शेयर हो रहा है? ये यस सर। सी देख रहे हैं ना? सी लिखा है, यस सर। जो कि क्या हो गया? कार्बन है ना? अच्छा, कार्बन को कितना हाथ होता है, मतलब इसमें कितना बॉन्ड जुड़ सकता है? 4 कितना हाथ होता है? 4। 4 मेरा कर्सर देख रहा है ना? अगर इसमें एक फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH है, क्लियर? यस सर। है ना? ये सब कैपिटल में है, ये नहीं समझिए कि बस थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल अब हो रहे हैं। अच्छा, दूसरे तरफ कौन सा ग्रुप है? NH2 नजर आ रहा है ना? एक यस सर। C के साथ क्या है? कार्बन के साथ एक तरफ NH2 है, एक तरफ COOH, क्लियर? और यहाँ यस पर सर। क्या? एक तरफ H है और एक तरफ R है। समझ में आया? कार्बन को कितना हाथ? 4 हाथ क्या? है ना? एक तरफ क्या है? COOH, मतलब के कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड का नाम सुना है ना? यस सर। दूसरी तरफ अमाइन ग्रुप आपने बिल्कुल सुना है। अमाइन में प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। तो अगर NH2, ये कौन सा अमाइन हो गया? प्राइमरी अमाइन। सिर्फ एक हाथ है इस पे जुड़ने के लिए कार्बन से। अगर इसमें सिर्फ NH रहेगा, यानी कि 2 हाथ हुआ जुड़ने के लिए, दैट मीन्स क्या हो गया? सेकेंडरी अमाइन। और सिर्फ N रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का पता ना, नाइट्रोजन में लिंकेज 3 होगा। अभी हम कॉमन बात करना, नाइट्रोजन में लिंकेज 3 होगा। ये समझ रहे हैं ना केमिस्ट्री की नहीं? हाँ सर, समथिंग। समथिंग। कार्बन के पास 4 हाथ हुआ ना, तो एक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा? COOH। एक में कौन सा जुड़ा? NH2। एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ R जो के फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप में सबसे सिंपल जो जुड़ सकता है वो है H। तो अगर यहाँ पे H जुड़ जाएगा, तब जो ये अमीनो एसिड होगा, इसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। कोई दिक्कत? सबसे सिंपल अमीनो एसिड वो होगा ग्लाइसिन, क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल गौर से देखिए। यहाँ पे फिर दूसरा अमीनो एसिड लिख सकते हैं ना, जहां पे एरो है, जहां पे एरो है वहां पे फिर दूसरा अमीनो एसिड लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ Yes, sir. पे लिखा COOH, क्लियर? यस सर। सॉरी, NH2। फिर इसके साथ हमारा क्या है? यहाँ पे फिर ये कार्बन से जुड़ा होगा। इधर की तरफ फिर क्या होगा? COOH होगा, है ना? अब अगर इन दोनों को, इस अमीनो एसिड को और इस अमीनो एसिड को जुड़ना है, तो इस NH2 और COOH के बीच में क्या होगा? बॉन्ड बनेगा ना? हाँ सर। ये जो NH2 है और ये COOH है, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा, है ना? नहीं समझ रहे हैं? यस सर, समझ रहे हैं। डिहाइड्रेशन समझते हैं ना? डिहाइड्रेशन इससे पहले ही बताया। डिहाइड्रेशन में यस सर, वाटर का निकलना, मतलब पानी वाटर निकालते निकलना। हैं। अगर इसमें से H2O निकल जाएगा तो क्या बचेगा? इसमें से अगर CONH। वेरी गुड, क्या बचेगा? CONH बचेगा ना? यही CONH जो होता है वो क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। 2 अमीनो एसिड के बीच का क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। अब समझ में आया, है ना? यस सर। क्लियर?
और प्रोटीन बनने के लिए क्या होगा, अमीनो एसिड। अगर एक अमीनो एसिड देखेंगे तो वो चूंकि सिंगल है वो होगा मोनोमर। बहुत सारा अमीनो एसिड एक साथ जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, पोलीमर। अब मोनो और पोली का भी मतलब समझ में आया। जैसे कि आप सेक्राइड्स ही देखते हैं, शुगर एक हो गया मोनोसेक्राइड्स, उसके बाद फिर क्या होता है डाइसेक्राइड, पॉलीसेकेराइड। है ना, ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स के बाद हम क्या देखते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल जैसे कि आप देखते हैं कि सेल वॉल किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। समझ में आया। लेकिन Yes, sir. मोनोसेक्राइड्स में जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स हुआ, है ना। ग्लूकोज में अल्डिहाइड, देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। और आइसोमर समझते हैं, यस आइसोमर किसको बोलते हैं, एनीबॉडी, कोई भी आदमी, आइसोमर किसको बोलते हैं। मोलेकुलर फॉर्मूला समझते हैं ना, मोलेकुलर फॉर्मूला आप लोग समझते हैं ना कि नहीं। नहीं सर। मोलेकुलर फॉर्मूला नहीं समझते हैं। नो सर सर जिसका सेम फॉर्मूला होता है और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है वो हाँ आइसोमर, और हाँ, जिसका very good। जस्ट उल्टा होता है उसको आइसोमरिज्म बोलते हैं। मतलब इस फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सबसे पहले तो बच्चे बोल रहे हैं कि मोलेकुलर फॉर्मूला हम नहीं समझते, तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। आप लोग तो बिल्कुल समझते हैं ना, जब केमिस्ट्री शुरू करते हैं तो केमिस्ट्री कहाँ से शुरू करते हैं, एटम से शुरू करते हैं, सिंपल एटम से। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो फिर एटम से नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। अब हम एटम से अगर शुरू करते हैं तो हमारा जो भी पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जो भी एलिमेंट है, अगर हम उसको एटॉमिक फॉर्म में देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है हमारा, तो हाइड्रोजन में अगर सिर्फ हम H लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि एक हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है। ठीक, फिर हम लोग क्या डिफिनेशन पढ़ते हैं कि एटम कंबाइन करके क्या बनाता है, मोलिक्यूल बनाता है ना। तो यहाँ पर फिर एक सवाल उठता है, एक सवाल ये उठता है कि कोई भी एलिमेंट जो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा तो वो सिंगल फॉर्म में रहेगा। कोई भी एटम मोलिकुलर फॉर्म में जो होता है, कोई भी एलिमेंट जो मोलिकुलर एलिमेंट जो कंबाइन करेगा, मोलिक्यूल्स जो बनेगा, एटम टू कंबाइन फॉर्म मोलिक्यूल, उस मोलिकुलर फॉर्म में रहने के लिए कितना खुद के एटम के साथ ज्वाइन करेगा। ये बात समझे कि नहीं समझे। जैसे हाइड्रोजन का कैपेसिटी है कि हाइड्रोजन सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन कर सकता है, तो क्या बनाएगा, H2 मोलिक्यूल बनाएगा, जो कि H2 क्या हो गया, मोलिक्यूल हो गया। क्लियर। उसी तरह से नाइट्रोजन जो है वो कम से कम कितने, जैसे N2 डायटोमिक, जो डायटोमिक मोलिक्यूल हो गया। सबसे मैक्सिमम कौन बना सकता है, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम, और इसको एटोमिसिटी भी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा एटम अपने साथ कंबाइन करके, जैसे हुआ ना कि मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल, डायटोमिक मोलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल, तो सबसे ज्यादा कौन होता है, कोई आदमी आंसर दे सकते हैं इसका। वो सल्फर होता है, सल्फर। सल्फर का एटोमिसिटी जो होता है वो S8 होता है। क्लियर। और पीरियोडिक टेबल में जो हमारा नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस का नाम सुना है ना। यस सर, अक्रिय गैस। हाँ, निष्क्रिय गैसेस। तो नोबल गैसेस जनरली वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है, वो कंबाइन करके मोलिक्यूल नहीं बनाता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये जो मोलिक्यूल बना ये होमो एटॉमिक मोलिक्यूल बना, सेम टाइप के एटम से मिलके। अब होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंस, हेट्रो एटॉमिक मोलिक्यूल। जैसे हेट्रो एटॉमिक मोलिक्यूल, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेंगे, अगर हम CO2 लेते हैं तो CO2 में कौन कौन सा आइटम है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो इसमें एटम क्या किया, कंबाइन किया। तो कंबाइन करने के बाद क्या बनाया, मोलिक्यूल बनाया। तो एक ही टाइप के एटम से मिलके मोलिक्यूल बना कि डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके मोलिक्यूल बना, तो डिफरेंट टाइप के एटम से, इसलिए CO2 क्या हो गया, हेटेरो एटॉमिक मोलिक्यूल। और यही CO2 जो हुआ मोलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ इसका। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया।
मोलिकुलर फॉर्मूला समझ में आया ना? अब Yes, जैसे सर है ना, जैसे H2O है तो H2O वाटर का क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब आप लोग जब पैरामेडिकल्स में एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं तो आपको बहुत सारे मोलिक्यूल से पाला पड़ने वाला है। तो आप जैसे H2SO4 बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, वो क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला है। तो अब मोलिकुलर फॉर्मूला में किसी को दिक्कत नहीं होगी ना कहीं पे भी? नहीं क्लियर? ठीक है। अब एक बात बताइए कि आप मोलिक्यूल्स का क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं ना? मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो केमिस्ट्री में लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, पढ़ा ना लेविस डॉट स्ट्रक्चर? या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडेंस फॉर्मूला पढ़ते होंगे, उसके बाद बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पढ़ते होंगे, पढ़ा है ना कि नहीं? पढ़े हैं सर, लेकिन थोड़ा सा भूल गए हैं। आज हमको जो है ना, आज रियल बात जो है, आज हमको क्लास लेने में बहुत अजीब महसूस हो रहा या एकदम घबराहट होने लगा हमको क्लास लेने में, क्योंकि ये क्यों सर? इसलिए कि ये बहुत बेसिक चीज है। ये अगर मान लिया कि कोई भी जो साइंस आप जो लेते हैं और उस साइंस ये सब जो है रीढ़ का हड्डी है, अगर इसको समझने में दिक्कत होता है, अब जैसे आइसोमर की बात कहें तो आइसोमर का मतलब क्या हुआ? एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, और उसका अरेंजमेंट स्पेस में, क्योंकि आपको बार बार ये चीज बताते हैं कि हम जो किसी चीज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो उसको प्रोजेक्ट हम 3 डायमेंशन में कर सकते हैं, 1 डायमेंशन में कर सकते हैं, 2 डायमेंशन में कर सकते हैं। आप लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉलिड एंड डैश वेज फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, जो प्लेन में, यानी कि 3 डायमेंशनल जो मोलिक्यूल है उसको जब हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लेन में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ? प्लेन में रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ कि 3 डायमेंशनल चीज को हम 2 डायमेंशनल चीज में दिखाते हैं। समझ रहे ना? ये डायमेंशन तो पहले क्लास में हम समझा दिया था ना, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। यस सर। तो ये चीज तो आपको समझना होगा ना। तो यही अगर 3 डायमेंशनल की बात होगी, स्पेस का मतलब ही क्या होता है? देखिए ये सब अगर क्लियरिफाई नहीं रहेगा तो फिर साइंस पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी ना। स्पेस का मतलब ही हुआ कि हम जो किसी चीज के लोकेशन को जो स्पेसिफाई करेंगे तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे। अभी आप एनाटोमी पढ़ रहे हैं तो एनाटोमी में आपको तो स्पेस में चीज को पढ़ रहे हैं ना, तो आपको तो तीनों डायमेंशन को देखना होगा, एक्स को भी, वाई को भी और जेड। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है ना, एक्स वाई जेड। यस सर। एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सब जानते हैं? यस सर। अच्छा, जानते हैं, ठीक। नहीं सर। अब हम आइसोमर के बारे में क्या बताएं कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। एटम का जो होगा वो स्पेस में क्या होगा? डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है ना। तो अभी हम एक चीज बताएं कि जैसे ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, तो दोनों किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट में, सेक्राइड्स में। दोनों क्या है? मोनोसेक्राइड्स है, लेकिन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, C6H12O6, है ना। दोनों का फॉर्मूला, ग्लूकोज का भी और फ्रुक्टोज का भी। लेकिन फर्क क्या है? आइसोमर है, यानी कि एक में। और आइसोमर भी बहुत तरह का आइसोमर होता है। चेन आइसोमरिज्म होता है, फंक्शनल आइसोमरिज्म होता है, जो मतलब फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस के कारण। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? अल्डिहाइड होता है। और फ्रुक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। तो कीटोन समझते हैं ना, कीटोन किसको कहते हैं? कीटोन फंक्शनल ग्रुप में कोई बताएंगे कि कीटोन में कौन कौन सा आइटम होता है? कीटोन में कौन कौन सा आइटम होता है? नहीं पता? नहीं सर। CO होता है ना कीटोन में, यानी कि CO में क्या हो गया? C के ऊपर जो इस C है ना, इसके ऊपर डबल बॉन्ड होगा और O, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 हाथ होता है ना।
अल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कौन कौन सा आइटम होता है? CHO, पता है ना? अब एक बात बताइए कि अगर इन सब चीजों को अभी से ध्यान नहीं दीजिएगा, और सर भी बता रहे थे मजहर सर कि इस फील्ड में कोई भी जो फील्ड है बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, तो रिसर्च करने के लिए ये सब आपको पूरी जानकारी होनी क्या है, अनिवार्य है। आज का सबसे पहला होमवर्क आप लोग लिखिए कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, कम से कम या जितने भी बच्चे हैं हमको 15 फंक्शनल ग्रुप भेजेंगे। ओके, होमवर्क समझ में आया? यस सर। और जिनको फंक्शनल ग्रुप से रिगार्डिंग दिक्कत होगी हमसे ये व्हाट्सएप पे उसको समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप समझने में अगर दिक्कत होती है तो। आज का होमवर्क सबको समझ में आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। आज जितने भी बच्चे लॉग इन हैं, अभी सबका नाम स्क्रीनशॉट हम लेंगे। और क्योंकि देखिए एक चीज बता दे रहे हैं, ये जो भी क्लास हो रहा है इसका मेन जो मोटिव है कि आप लोग को बेसिक्स मजबूत होना चाहिए, बेसिक अच्छा होना चाहिए। सही है गलत? सही है सर। ठीक है, इसीलिए पहला होमवर्क है कि आपको 10 फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, हमको भेजना है। क्लियर? अच्छा, दूसरा चीज बता रहे हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं वो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? अगर ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री ले लेते हैं तो इतना क्लियर है कि उसको आप अच्छे से पढ़ के याद करके समझने में जहां से दिक्कत होगा हमसे पूछिएगा। आप एक अपना केमिस्ट्री का एक अच्छा बेस बना सकते हैं जिसका यूटिलाइजेशन आपके फील्ड में होने जा रहा है ना? क्योंकि लैब में जो भी टेस्ट होगा वहां पे किसका मामला होगा? केमिकल्स का मामला होगा ना। और जब आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, है कि नहीं? हम उस दिन बताया था ना बायोमोलिक्यूल्स, कितना बायोमोलिक्यूल्स? चारों का नाम बोलिए जल्दी जल्दी। बायोमोलिक्यूल्स अरे बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। यस सर। ये चारों में सबसे खास बात क्या है? 3 का पॉलीमर होता है और इसमें 1 का पॉलीमर नहीं होता है। चलिए नीट का एक क्वेश्चन हम बना दिए। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किसका पॉलीमर नहीं होता? प्रोटीन इज द पॉलीमर, है ना? अभी पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बोले थे, जो कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड्स क्या पॉलीमर है? न्यूक्लिक एसिड, पॉलीन्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है, लेकिन लिपिड्स का पॉलीमर या फैट का पॉलीमर नहीं होता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? अभी हम एक और क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, बहुत गौर से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। हमने कहा कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी में डीएनए से क्या बनता है? डीएनए बनता है। तो डीएनए से जो डीएनए बनेगा तो वो तो बिल्कुल क्या बनेगा? एग्जैक्ट फोटोकॉपी बनेगा ना? एकदम कॉमन सेंस की बात। क्योंकि किसी भी तरह का जो डीएनए में अल्टरनेशन होगा, कोई दिक्कत? तो अल्टरनेशन होने के बाद क्या हो जाएगा? बहुत अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए, अगर डीएनए में अल्टरनेशन होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? एनी अल्टरनेशन इन डीएनए, उसको हम उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? कोई बता सकते हैं? देखिए डीएनए को आप लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके बेस पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। एडेनिन, गायनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये तो पता है ना? यस सर। एडेनिन, गायनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये किसमें होता है? डीएनए में होता है ना, बेस पेयर। और आरएनए में क्या होता है? थायमिन के जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। क्लियर? अगर इस बेस सीक्वेंस में किसी तरह का जो अल्टरनेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर? सडन चेंज इन बेस पेयर ऑफ डीएनए, उसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, है ना? सर म्यूटेशन? हाँ म्यूटेशन।
म्यूटेशन, कोई भी जो डीएनए के बेस पेयर में अल्टरनेशन होता है या सडनली चेंज होता है, दैट फिनोमेनन इज नोन एज म्यूटेशन। ठीक है, और जिसके वजह से ये होता है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेन, यानी कि जो म्यूटेशन को प्रोड्यूस कर रहा है। ये म्यूटाजेन फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। एजेंट के बारे में तो हम बेसिक, फर्मा के बारे में तो आपको बार बार बता रहा है कि एक बार फर्मा सर समझना। म्यूटेशन तो बहुत रेयर केस होता है ना, मतलब अगर वो किसी वजह से जैसे कि कोई रेज किरणें निकलती है। तो अभी बताया ना कि म्यूटेशन जो अभी वेरी गुड रेयर केस होता है, तो डीएनए में चेंज होना रेयर ही केस होगा ना, क्योंकि आपको एक बात, जब आप किसी इंडिविजुअल और लिविंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक चीज बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपके अंदर कोई भी जो फेनोमेनन हो रहा है, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कोई भी जो प्रोसेस हो रहा है, वो बिल्कुल कंट्रोल मैनर में है। ट्रैफिक सिस्टम जैसे देखते हैं ना, एकदम टाइटली ट्रैफिक सिस्टम, अनवांटेड चीज को नहीं आने देना। यस सर। वो सिस्टम होता है आपके बॉडी का, और तब जो अल्टरेशन हो जाता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन भी फिर दो तरह का होता है, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आपने एग्जांपल देखा होगा सिकल सेल एनीमिया का भी, अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव सेक्स लिंकेज पढ़ा ना, म्यूटेशन। यस सर। मेंडेलिज्म डिसऑर्डर भी। एक मिनट, हेलो क्लास ले रहे हैं, बात करते हैं थोड़ी देर। समझ में आया कि नहीं? इसलिए Yes, आपने sir, पढ़ा होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी पढ़ा होगा, पॉइंट म्यूटेशन भी पढ़ा होगा। क्योंकि देखिए अभी हम इस तरफ मूव इस तरफ हमने किया क्यों? जेनेटिक्स के तरफ हम गए क्यों? ट्रिपलेट कोडोन को क्यों बताया? इसका लेना देना किससे है? इसका लेना देना अभी जो हम आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल जो देखते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में आप क्या देखते हैं? न्यूक्लियस देखते हैं ना। न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए होता है कि नहीं, जो न्यूक्लियोलस रीजन में। यस सर। तो इसका फिर फंक्शन है ना, डीएनए का फिर रेप्लिकेशन होना है ना, डीएनए से एमआरएनए बनना है ना ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन जो होगा, फिर एमआरएनए से आपको क्या बनना, फाइनली प्रोटीन बनना है। प्रोटीन बनाना। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और आप जान रहे हैं कि जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, या अभी स्ट्रक्चर हम 1 मिनट शेयर करते हैं, 1 मिनट। अब नेक्स्ट क्लास से व्हाइट बोर्ड का यूज बहुत अच्छे से करें। स्क्रीन पे आया कि नहीं आया? नहीं आया है सर। 1 मिनट नहीं आया सर। बस। अभी नहीं आया। नहीं आया सर। नहीं। नो सर। नहीं सर। आ गया सर। आ गया। अब आया? यस सर। यस सर। एक कटोरा देख रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यस सर। ये कटोरा क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। मेरा कर्सर नजर आ रहा है, इससे क्या एसोसिएटेड है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सर। क्लियर? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप कैसे समझे? क्योंकि इसमें क्या है? राइबोसोम है। होते हैं। ठीक। जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होगा तो उसका काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस करने का। ठीक है? अच्छा, इसको एकदम इसके तरह समझिए, मतलब आप एकदम जो है ना बिल्कुल समझिए कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, एकदम सिंपल में बात कर रहे हैं। आमतौर पे जो बात करते हैं ना, तो मेरा कर्सर देखिएगा, ये न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर ही होगा ना डीएनए आरएनए। कोई दिक्कत? तो
ट्रांसक्रिप्शन जो होना है ना, या रेप्लिकेशन होना है, तो वो कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा ना। क्लियर? यस सर। ट्रांसलेशन किस रीजन में होगा? साइटोप्लाज्मिक रीजन में होगा ना, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या यहाँ पे राइबोसोम है। क्लियर कि नहीं? नहीं समझे? यस सर, समझे। राइबोसोम यहाँ पे है ना, एरो मेरा कर्सर जा रहा ना वहां पे राइबोसोम के पास। यस सर। तो ये जो न्यूक्लियस है, अब मान लीजिए कि ये पूरा क्या है? सेल है। ये न्यूक्लियस सेल के अंदर है ना सर? न्यूक्लियस सेल के अंदर है, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल हम एक चीज आपको पिछले क्लास में बताया था कि साइटोप्लाज्म को फिर साइटोसोल और प्लस सेल ऑर्गेनल में बांटा था। साइटोप्लाज्म को साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल में बांटा था। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मेरा क्या है? सेल ऑर्गेनल है ना। यस सर। ये कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है ना। साइटोप्लाज्म में। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में ना। साइटोप्लाज्म में। लेकिन रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगा? डीएनए में ना। न्यूक्लियस। हाँ सॉरी, न्यूक्लियस में ना। न्यूक्लियस में सर। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और अगर बेसिक आप अच्छे से पढ़िएगा तो इसी को आप उठा के जेनेटिक्स में ले जा सकते हैं ना। क्योंकि अगर देखिए एक सिंपल बात, हेपेटाइटिस डे के दिन किसी बच्चे ने सवाल पूछा था कि डिटॉक्सिफिकेशन, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मेनली ऑर्गन कौन सा है? लीवर है। मेनली ऑर्गन कौन सा है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए? डी मतलब क्या? रिमूवल। टॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या होना? रिमूव करना, निकलना। क्लियर? तो डिटॉक्सिफिकेशन जिसने सवाल पूछा, मेरा सवाल है, वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे पूछा या सेलुलर लेवल पे पूछा? फिर से मेरे क्वेश्चन को सुनिएगा। डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में किस ऑर्गन के द्वारा होता है? तो जवाब क्या आया? लीवर ना। तो लीवर क्या है? ऑर्गन है। तो आप इस सवाल को ऑर्गेनिज्म लेवल पे पूछना है कि सेलुलर लेवल पे पूछना है? ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड। किस पे पूछना है? ऑर्गेनिज्म लेवल पे। हाँ, ऑर्गेनिज्म लेवल पे। हम ऑर्गेनिज्म हुए ना, या हमको ऑर्गेनिज्म कहिए, या हमको एक इंडिविजुअल कहिए, या हमको स्पेसीज कहिए। बात नहीं समझे? कोई ह्यूमन है, उसको या तो आप ऑर्गेनिज्म बोलिए, या तो उसको इंडिविजुअल बोलिए। क्लियर? या उसको स्पेसीज बोलिए। यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक। हाँ सर। अच्छा, ड्रग्स जो होता है, तो ड्रग्स का मामला, अब ड्रग्स तो सेल में भी जाएगा ना कि नहीं जाएगा? एब्जॉर्प्शन होगा ना। हाँ सर। अगर हम बोलेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन सेलुलर लेवल पे कौन करता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? तब आप आंसर एक मिनट मेरे सवाल को गौर से सुन लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि एजुकेशन तो आप कहीं से भी हासिल कर लीजिएगा। हम जो ना बहुत सिंपल आदमी और सिंपल बात करते हैं, ज्यादा ताम झाम नहीं, सीधा बात है। एजुकेशन आप कहीं से भी हासिल कर लीजिएगा, हमसे भी सीख सकते हैं, यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, और कहीं से भी सीख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या करना है, या कॉन्सेप्ट बहुत मानी रखता है। अभी यहाँ पे दो सवाल आया। एक सवाल आया ना कि डिटॉक्सिफिकेशन हम सेलुलर लेवल पे देख रहे हैं, तो सेलुलर लेवल पे देख रहे हैं। जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सेलुलर लेवल पे या कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो आप उस सेल ऑर्गेनल को कहाँ खोजिएगा? सेल में ना, लोकेशन। तो सेल में डिटॉक्सिफिकेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। समझ में आया ये? और अगर ऑर्गन की बात होगी बॉडी में, तो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा? लीवर करेगा ऑर्गन। और अभी इससे पहले भी हम एक चीज बताया था कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जनरली लिखते हैं, उसमें मेनली लिखते हैं। सही है गलत? जब तक जनरली और मेनली करके नहीं पढ़िएगा तो आपको चीजों को समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले हमने बताया था कि एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन किडनी भी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? किडनी। हम बताया था ना कि लंग्स के द्वारा भी एक्सक्रीशन होता है CO2 का। हमने बताया था ना कि स्किन के द्वारा भी एक्सक्रीशन होता है स्वीट और सेबम का। बताया था कि नहीं? उसी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का मेन ऑर्गन कौन है? लीवर है। और सेलुलर लेवल पे देखेंगे तो कौन है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों समझाया कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा, और रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन वो कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। जब आप कंपेयर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का,
तो क्या दोनों में सेम होगा या अलग अलग होगा? पढ़े लिखे की तरह नहीं सोचिए, एकदम सिंपल आदमी की तरह सोचिए। दोनों में सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा सर। अलग अलग होना चाहिए तो ना। क्या अलग अलग होगा बताइए? अभी एक बात बताए थे ना कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस तो है नहीं, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं है ना न्यूक्लियस, तो वो भी कहाँ लाई कर रहा है? साइटोप्लाज्म में ही ना। साइटोप्लाज्म में। तो उसमें सारा जो फिजियोलॉजी होगा या जो सारा फंक्शन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। अब समझ में आया? ये एकदम सिंपल सा है कि नहीं आंसर? सबको समझ में आया ये बात? किसी को समझने में दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि 4 बज गया, फिर आप लोग बोलिएगा कि हम लोग बोर हो रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो मतलब अगर जब वो उसका रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो भी प्रोसेस होता है, डिवीजन मतलब रेप्लिकेशन होता है डीएनए का या फिर तो आरएनए का, वो साइटोप्लाज्म में ही होगा ना बेटा, क्योंकि सर, वहां पे तो न्यूक्लियस नहीं है ना, न्यूक्लियोइड रीजन है ना सिर्फ। लेकिन वहां पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का निर्माण होता है ना शायद। नहीं, वहां मेम्ब्रेन न्यूक्लियस वहां है। आप देखिए, हम लोग उस दिन भी बताए थे पिछले क्लास में कि हम एक दिमाग में ऐसे ही कि चीजों को समझने के लिए न्यूक्लियस लाइक, न्यूक्लियस तो है ही नहीं। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस है या नहीं है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मतलब उसका नहीं है। नहीं है सर, नहीं है सर। हाँ, अच्छा एक चीज फिर बता रहे, देखिए हम बार बार कहते हैं कि जैसे हम हमेशा से स्टूडेंट हैं और हमेशा स्टूडेंट ही मरना चाहते हैं। तो अगर आपको लगे कि नहीं आप कुछ नई चीज ला रहे हैं जो हमको भी ये हो, तो आप उस पर डिस्कस कीजिए। आप हमको व्हाट्सएप पे भी ये कर सकते हैं कि नहीं हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है। बात समझे? प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। जब हम प्रोकैरियोट को पढ़ते हैं, प्रो मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस होता नहीं है। वो न्यूक्लियोइड रीजन है, जिस न्यूक्लियोइड रीजन में आपका क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। वो भी क्रोमोसोम कैसा होता है? सर्कुलर या लीनियर? बताया था ना, सर्कुलर क्रोमोसोम। सर यस सर, सर्कुलर होता है डीएनए। तब और कभी भी देखिए पढ़ाई में एक चीज, एक वीपन और रखिए कि पढ़ाई को अगर डिफरेंशिएट करके पढ़िएगा, 2 चीजों में अंतर करके पढ़िएगा, तो पढ़ाई आपकी और आसान हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर डीएनए होता है, तो यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर कौन सा डीएनए होता है? लीनियर डीएनए होता है। समझ में आया? प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम नंबर जनरली सारे प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 1 होता है। लेकिन क्या हम लोग यूकैरियोट है ना, हमारा कोई भी सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 23 पेयर होगा ना। और आप जानते होंगे ना कि 21 पेयर इज नोन एज ऑटोसोम्स। अदर देन ऑटोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम आइदर XY या XX। XY क्या हो जाएगा? मेल। XX क्या हो जाएगा? फीमेल। इसमें कोई भी चेंजिंग होगा तो सिंड्रोम होगा। पढ़ते हैं ना, क्लिफ्टर सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि आप जो पढ़िएगा तो वो आपका लाइनअप मिला हुआ होना चाहिए ना, तभी ना। मतलब कि हम क्या बोले कि कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलना है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर, समझ में आ रही है अच्छे से। तो यही चीज है कि अगर डिफरेंस करके हम पढ़ें यूकैरियोट को और प्रोकैरियोट को। अब एक और लोचा आ गया। एक आदमी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, अभी हम बताया कि यूकैरियोट के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो होता है वो लीनियर होता है। प्रोकैरियोट में जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो एक आदमी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या यूकैरियोट के सेल में, मेरे क्वेश्चन को फिर गौर से सुनिएगा, यूकैरियोट के सेल में सर्कुलर डीएनए होता है या नहीं होता? नहीं होता है यूकैरियोटिक सेल में तो लीनियर। को कहते हैं आवाज, कॉन्सेप्ट समझिए। आवाज ये हो रही है, आवाज कोई म्यूट कर लीजिए, किधर से आवाज आ रही है म्यूट कीजिए। अभी हमने फिर देखिए कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनता है। अभी हमने बताया कि यूकैरियोट के न्यूक्लियस के अंदर लीनियर क्रोमोसोम होता है, लेकिन फिर आपको यह खोजना होगा कि क्या यूकैरियोट सेल के अंदर कोई ऐसा भी ऑर्गेनल है जहां पे क्रोमोसोम होता है या जहां पे डीएनए होता है। तो आप फिर
एक बात निकल के आएगी, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट अपना छोटा सा गवर्नमेंट चला रहा। वो एग्जांपल हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए पाया जाता है, और जो नीट का तैयारी करते होंगे वो बहुत सारा क्वेश्चन mtDNA जो क्या होता है, सर्कुलर होता है। क्लियर? और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। एक क्वेश्चन पूछता है नीट में, इन विच फॉलोइंग ऑर्गेन, या इसमें से कौन ऐसा आपका जो ऑप्शंस है जो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल है, तो उसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम। राइबोसोम ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम रहता है ना, तो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल हुआ ना। यस सर। तो पढ़ने के लिए देखिए, पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे अब राइबोसोम के बारे में दो स्पेशल बात समझ गए। पहला तो क्या देखें कि राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में। राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। तीसरी बात अब क्या देखना है कि ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल है ऑर्गेनल। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलना है। अभी स्ट्रक्चर आपका नजर आ रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे कनेक्ट है, न्यूक्लियस से कनेक्ट है। सब आदमी को स्क्रीन पे दिख रहा है कि न्यूक्लियस से कनेक्ट है। यस सर। क्लियर? अब देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप है, तो न्यूक्लियर जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस में कितना मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। उसके बाद न्यूक्लियर पोर भी नजर आ रहा है। पोर का मतलब क्या हुआ, छेद। तो छेद कहीं पर भी होगा तो आना जाना। क्लियर? क्योंकि देखिए आप जो पढ़ते हैं, अगर मान लिया सेल को पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री को फिर पॉइंट्स लाइएगा, तो आपको सेल को देखना होगा ना कि ये जो साइटोप्लाज्म देखते हैं, तो सोल और जेल देखिएगा ना। सोल और जेल आप लोग केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है ना, सरफेस केमिस्ट्री में बिल्कुल पढ़ा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा है ना, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम। सही है गलत? वहां पर विस्कोसिटी भी पढ़ा होगा। तो अपने एजुकेशन को इनहांस कीजिए, अपने पावर को इनहांस कीजिए, जिससे सर्वाइवल करने में क्या हो, आसानी हो। टाइम बहुत हो गया, 4:07 हो गया, यहीं पे रोक दें। सर कुछ पूछना था सर। हेलो। हाँ पूछिए ना। आप बोले थे कि मतलब आरएनए 4 होते हैं, लेकिन आरएनए तो शायद 3 ही होते हैं ना, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। लेकिन आप ये बीच में एसआरएनए भी बोले थे, तो वो समझ में नहीं आया। हाँ एसएनआरएनए होता है। देखिए अब आपको बार बार बताते हैं कि जैसे जैसे हायर लेवल पे जाइएगा, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी देखिएगा, टूटता है ना। सोलेबल आरएनए भी होता है। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे जो जेनेटिक आपको याद रखना है वो आपको एमआरएनए याद रखना है, ठीक है। टीआरएनए याद रखना है। टीआरएनए में आप क्लोवर मॉडल भी देखा था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्लोवर मॉडल जो बायो पढ़ा है ना। और ये मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए है ना, और उसके बाद आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ये 3। उसके बाद एचएनआरएनए भी होता है। बात समझे? तो जितना एडवांस में जाइएगा, कल हम लोग के साथ एक कनेक्ट किए थे ना सर, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो वो इसी फील्ड के हैं। आप उनसे पूछिएगा तो वो 4 आरएनए का और नाम बता देंगे। सर तो ये सब साइटोप्लाज्म होते हैं या फिर न्यूक्लियस में ही रहते हैं? हाँ, न्यूक्लियस आरएनए का जो मेन ये है जीनोम। फिर अभी आगे हम आपको क्रोमैटिन पढ़ाएंगे, क्रोमैटिड्स, ठीक है। डीएनए जो न्यूक्लियोलस रीजन में होता है, तब हम आपको वो सारी चीज पढ़ाएंगे। और वो भी जब आप फिर हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिएगा और आपका जब वो सब्जेक्ट आएगा तो उस सब्जेक्ट मैटर में पढ़ाया जाएगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आप 12 पास है ना। यस सर। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, तो हम आपको एकदम क्लियरली बता देंगे। आप मोलिकुलर बायोलॉजी है ना 12 में पढ़ना ना नीट के लिए। मोलिकुलर बायोलॉजी में है ना, जो रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। कैटेलाइटिक एक्टिविटी ऑफ आरएनए है, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आपको भी क्या लगेगा, आसानी होगा समझने में।
बात मेरी समझ रहे हैं? क्योंकि हम किसी चीज को जब शुरुआत से पढ़ते हैं तो हमको समझने में क्या होता है, आसानी होता है। बिकॉज RNA इज ऑल्सो ना एडेप्टर मोलिक्यूल्स। जब आप बायो अच्छे से पढ़े होंगे तो आपके बायो में ये बिल्कुल लिखा हुआ है NCERT में कि वो क्या है, एडेप्टर मोलिक्यूल है ना। तो उसके लिए आपको शुरू से जानना होगा ना। शुरू के लिए क्या कि आप 5 पेज 6 पेज पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारा नंबर है ना आपके पास, यस सर, है सर। उसको फिर आप डिस्कशन कीजिए, हम बिल्कुल आपको बताएंगे। बात समझे ना हमारा? यस सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? सब लीव हो गया क्या? बहुत लेट हो गया तो। कोई क्वेश्चन किसी का भी? नहीं सर। मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है ना? फिर बोल रहा है कोई सजेशन है तो आप लोग सजेशन दीजिए। सर ये तो पहला क्लास था सर, तो सेकंड